हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं बिजनेस इन्वायरमेंट का पेपर। तो जितने भी बच्चों के बीबीए या बीकॉम या किसी और कोर्स में ये वाला पेपर है, तो इसके बाहर दोस्तों, इस वीडियो के बाहर से आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये वीडियो आपको दोस्तों एक बार अच्छे से देख लेनी है। जो इसमें दिए हुए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो अच्छे से तैयार कर लेने हैं। उसके बाद दोस्तों आप लोगों को और कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये वीडियो मुश्किल से दोस्तों 1 घंटे तक की होगी। इसमें दोस्तों हम लोग जितनी भी यूनिट्स हैं, जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, जितने भी टॉपिक्स हैं छोटे छोटे बिजनेस इन्वायरमेंट के, सबसे यहाँ पे दोस्तों हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं आ सकते हैं पेपर में आपके किसी भी यूनिवर्सिटी के, हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर दोस्तों आप लोग चैनल पर पहली बार तो नए हैं तो सबसे पहले आप लोग हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लो। यहाँ पे कॉमर्स मतलब कि बीकॉम एंड एमकॉम, और यहाँ पे बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन मतलब बीबीए और एमबीए, इनके फुल वीडियो लेक्चर्स, उनके स्टडी मटेरियल, हर चीज़ दोस्तों यहाँ पे अवेलेबल कराएंगे। तो चैनल कर लो सब्सक्राइब, वीडियो को कर देना लाइक, और टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे आपको फ्री स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। एक पेन और एक पेपर लेके दोस्तों बैठो, और जो मैं क्वेश्चन बताता जा रहा हूँ उसके शॉर्ट्स नोट बनाते चले जाओ, ठीक है। चलिए दोस्तों, यहाँ पर वीडियो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग का सबसे पहला यहाँ पे टॉपिक होने वाला है, और सबसे पहली यूनिट है इंट्रोडक्शन टू बिजनेस एनवायरनमेंट। इसमें हम लोग बिजनेस एनवायरनमेंट का कुछ इंट्रोडक्शन देखेंगे कि आखिर बिजनेस एनवायरनमेंट होता क्या है, बिजनेस के इन्वायरमेंट को अफेक्ट करने में यहाँ पर कौन कौन से फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, कौन कौन से फैक्टर्स बिजनेस का जो इन्वायरमेंट है उसको बेहतर बनाते हैं, कौन सा उसके इन्वायरमेंट को ख़राब बनाते हैं। ये सब चीज़ें दोस्तों हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद बहुत सारी यूनिट्स हैं दोस्तों, यहाँ पर टोटल 4 यूनिट्स हैं। पहली यूनिट दोस्तों हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो पहली यूनिट का जो सब टॉपिक है वो आप लोग दोस्तों यहाँ पे देख पा रहे होंगे, वो है कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट, ठीक है। ये आप लोग सामने देख पा रहे होंगे। तो दोस्तों इसका जो पहला क्वेश्चन है वो पहले तो पूछ रहा है कि डिफाइन बिजनेस इन्वायरमेंट, बिजनेस इन्वायरमेंट होता क्या है, और हाउ द नोशन ऑफ ओपन सिस्टम एंड इंटरडिपेंडेंस हेल्प एक्सप्लेनिंग इट, कि कैसे जो इंटरडिपेंडेंस होती है, जैसे जो हम लोग का बिजनेस होता है, आप लोग जानते हो बिजनेस बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं, जैसे गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ होती हैं, यहाँ पर रिसोर्स होते हैं, मार्केट होती है, इन सब चीज़ों पर डिपेंड करता है। भाई बिजनेस आपने ओपन कर लिया, अब आप लोग मार्केट तो आपको चाहिए होगी, आपको गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस तो पता होने चाहिए, आपको लाइसेंस लेना पड़ता है बिजनेस लाने के लिए, बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट जो होता है उस पर डिपेंड होना पड़ता है। तो यही यहाँ पर बताया गया है कि कैसे इंटरडिपेंडेंस जो है वो अफेक्ट करती है बिजनेस इन्वायरमेंट को। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि बिजनेस इन्वायरमेंट होता क्या है। तो बिजनेस इन्वायरमेंट होता है सम ऑफ ऑल एक्सटर्नल एंड इंटरनल फोर्सेस, ठीक है, दैट अफेक्ट्स अ फर्म डिसीजंस, परफॉर्मेंस एंड सर्वाइवल। सिंपल दोस्तों मतलब है बिजनेस इन्वायरमेंट उन सबका एक सम है जो भी उसके डिसीजंस, जो भी उस बिजनेस के परफॉर्मेंस को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो अब बिजनेस का जैसे मैंने आपको बताया, बिजनेस बहुत सारे अदर फैक्टर्स पे डिपेंड होता है, जैसे मार्केट पे डिपेंड होता है, देखिए यहाँ पे लिखा है, रिसोर्स पे डिपेंड होता है, मार्केट पे डिपेंड होता है, ठीक है, पॉलिसीज़ पे डिपेंड होता है, रेगुलेशंस पे डिपेंड होता है, जो हम लोग क्या रेगुलेटर्स हैं, आरबीआई, सेबी, ठीक है। तो ये सब यहाँ पर रेगुलेटर्स होते हैं जो बिजनेस को डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं। अगर सेबी और आरबीआई कोई रूल बनाएगा तो भाई बिजनेसेस को वो फॉलो करना पड़ेगा, और वो कुछ बिजनेस के लिए अच्छा हो भी सकता है, कुछ अच्छा नहीं भी हो सकता है। तो ये डायरेक्टली यहाँ पर अफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो यहीं पे दोस्तों बताया गया है कि ये जो टोटल जो फोर्सेस होती हैं, जो इंटरनल फोर्सेस होती है, अब इंटरनल कौन सी फोर्सेस होती है वो हम आगे पढ़ेंगे। इंटरनल फोर्सेस जो फर्म के डिसीजंस होते हैं, जो मतलब कि बिजनेस के अंदर के लोग जो लेते हैं वो इंटरनल फोर्सेस होंगे। जो बिजनेस के अंदर से लोग जो बिजनेस को अफेक्ट करते हैं उनको हम लोग इंटरनल फोर्सेस कहते हैं, और जो चीज़ें बिजनेस के बाहर होती हैं और वो बिजनेस को अफेक्ट करती हैं हम लोग उसको एक्सटर्नल फोर्स कहते हैं। तो इनका दोस्तों पूरा जो समूह है, टोटल सम है, वो होता है दोस्तों बिजनेस इन्वायरमेंट। जैसे मैं बैठा हूँ, मेरे जो इन्वायरमेंट है, जो लोग हैं, जैसे मेरे यहाँ पर पड़ोसी हो सकते हैं, ठीक है, मेरे जो यहाँ पे गवर्नमेंट रहती है, जो यहाँ पे लोग रहते हैं, वो सब मेरा इन्वायरमेंट का पार्ट हैं। अब ये सब मेरी मेंटल हेल्थ को अफेक्ट करते हैं ना। अब मैं बाहर जाऊँगा, अब मेरे बार बार जो नेबर हैं मुझसे पूछें, बेटा आपका सिलेक्शन हुआ कि नहीं हुआ, आपका कॉम्पिटिशन निकला कि नहीं निकला, आपकी जॉब लगी कि नहीं लगी, तो ये मेरे अंदर के जो मेंटल प्रेशर को है इसको बढ़ाते हैं, कम भी करते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो यही इन्वायरमेंट होता है जो भी आपके बिजनेस को अफेक्ट करे,
यहाँ पर एक्सटर्नली भी अफेक्ट कर सकता है और इंटरनली भी अफेक्ट कर सकता है, ठीक है। तो उसको दोस्तों हम लोग कहते हैं बिजनेस इन्वायरमेंट, सिंपल एज डैट। और यहाँ पर मैंने बताया है कि कैसे कैसे जहाँ पे दोस्तों कौन कौन चीज़ अफेक्ट कर सकती हैं। जैसे रिसोर्स, कि भाई आपके पास कोई कंपनी है, ठीक है, जैसे मान लो आप लोग कोई एक वीडियो गेम बनाते हो, ठीक है, वीडियो गेम की कंपनी है। अब आपको भाई जो माइक्रो प्रोसेसर जो चिप होते हैं, जैसे आप लोग जानते हैं, अगर फ़ोन की कंपनी मान लो, आपको आईफोन की कंपनी है आपकी, और भाई आप लोग फ़ोन बना रहे हो आईफोन का, लेकिन आप लोग डिपेंड हो बायोनिक चिप्स पे, जो भी वहाँ A14 A15 बायोनिक चिप्स होती हैं। तो भाई वो एप्पल अपने खुद नहीं बनाता है, वो सप्लायर्स पे डिपेंड होता है। अब सप्लायर अगर भाई दाम बढ़ा देंगे चिप्स का, तो भाई बिजनेस जो एप्पल का होगा उसका भी कॉस्ट बढ़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर बिजनेस को बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड रहना पड़ता है। अगर एक्सटर्नल फैक्टर्स जैसे सप्लायर, जैसे मैंने बताया सप्लायर्स हो गए और जो मार्केट हो गई, उसमें अगर कोई भी कुछ भी करता है तो वो डायरेक्टली बिजनेस को भी अफेक्ट करेगा। तो ये दोस्तों आपका रिसोर्स हो गया, मार्केट हो गई, जो आपके मार्केट में पता चला कंपिटिटर्स ज़्यादा हो गए। मान लीजिए कि आप लोग कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं और आपके प्रोडक्ट पहले आपने जब शुरुआत की थी तब एक दो कंपटीटर थे, तो भाई आपका प्रॉफिट ज़्यादा रहता था। लेकिन जैसे ही आपके जो कंपेटिटर थे वो मार्केट में बढ़े, तो क्या हुआ कि अब आपको अपना प्रोडक्ट जो है वो कंपेटिटिव प्राइस में बेचना पड़ेगा, मतलब आपको प्राइस कम करना पड़ेगा, जिससे आपका प्रॉफिट भी कम होगा। भाई प्राइस कम करोगे अपने प्रोडक्ट का तो आपका प्रॉफिट भी कम होगा ना। तो कंपटीशन बढ़ता है, आपको और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, आपको अपना प्रोडक्ट जो है उसका कॉस्ट कम करना पड़ता है। तो मतलब कि यही बताया गया कि कैसे मार्केट अफेक्ट करती है आपके बिजनेस को। तो देखो पहला यहाँ पे फैक्टर हो गया रिसोर्स, ठीक है, दूसरा यहाँ पे फैक्टर हो गया मार्केट, तीसरा यहाँ पे है इंस्टीट्यूशनल इंटरडिपेंडेंस, मतलब कि जो गवर्नमेंट यहाँ पे सपोर्ट प्रोवाइड करती है वो भी यहाँ पे अफेक्ट करता है। मान लीजिए आपने जिस स्टेट में अपनी बिजनेस खोला है और वो भाई बिज़नेस जो आपने खोला है वहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो सपोर्ट बहुत ज़्यादा करती है, आपको लोन प्रोवाइड करती है, आपको यहाँ पर कम इंटरेस्ट पर लोन मिल जाता है, आपके लिए बहुत सारी स्कीम्स चल रही हैं, ठीक है। तो भाई वो तो अच्छी चीज़ है, आपके बिजनेस को पॉजिटिवली अफेक्ट करेगी। लेकिन वही गवर्नमेंट अगर सपोर्ट नहीं करती है, जैसे आप लोग बिहार में देख सकते हैं कितनी कंपनियां हैं, इक्का दुक्का कंपनियां हैं दोस्तों, क्योंकि वहाँ पे गवर्नमेंट सपोर्ट ही नहीं करती है भाई, और लोग भी वहाँ पे सपोर्ट नहीं करते हैं। सब बाहर देखो, बिहार में काफ़ी सारे लोग बाहर दूसरे स्टेट्स में जाके करते हैं, क्योंकि दूसरे स्टेट्स की गवर्नमेंट वहाँ पे पॉलिसी सपोर्ट और जो यहाँ पे सपोर्ट होता है फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं बिजनेस को। तो यहाँ पर पॉलिसी भी काफ़ी अफेक्ट करती है। तो यहाँ पे 3 हम लोगों ने अभी तक फैक्टर डिस्कस किए हैं जो बिजनेस को अफेक्ट करते हैं, जो उसके बिजनेस इन्वायरमेंट कहलाते हैं। पहला यहाँ पे हम लोगों ने बताया था रिसोर्स, ठीक है, जो सप्लायर्स होते हैं उनके इनपुट पे डिपेंड होता है। दूसरा हम लोगों ने मार्केट कही, कंपिटिटर्स जो होते हैं, ठीक है। तीसरा हम लोगों ने क्या बात की, इंस्टीट्यूशंस पे, ठीक है, जैसे गवर्नमेंट की पॉलिसीज़, आरबीआई, सेबी, जो ये रेगुलेटर्स होते हैं, तो ये लोग अगर कोई नियम या रूल्स निकालेंगे तो वो गवर्नमेंट जो बिजनेस है उसको पॉजिटिवली और निगेटिवली दोनों तरीके से अफेक्ट कर सकता है। चौथा यहाँ पे दोस्तों जो फैक्टर है वो है सोशोलॉजिकल इंटरडिपेंडेंस, ठीक है। अब भाई मान लीजिए कि आपकी कोई कंपनी है बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन फैला रही है, और अब क्या हुआ कि लोग जो हैं अब गवर्नमेंट ने भी एक नया सिस्टम लॉन्च किया कि भाई और एक नई वैल्यू क्रिएट की कि हम लोग जो पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रीज़ हैं उनको यहाँ पर कम पॉल्यूशन करना है, और लोग भी चाहते हैं कि जो पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रीज़ हैं जो भी उनके लोकल में होंगी उनको यहाँ पे बंद कराना है। तो भाई अब जो लोकल लोग वाले लोग होंगे वो अगर आपकी बिजनेस है वो पॉल्यूटिंग इंडस्ट्री होगी तो उसको बंद कराने की मांग करेंगे, उसमें अड़चने पैदा करेंगे। तो मतलब कि घुमा फिरा के जो सोशल सोसाइटी होती है उस पर भी डिपेंड करता है, वो भी एक फैक्टर होती है आपके बिजनेस को डायरेक्टली अफेक्ट करने के लिए। अगर आप लोग ने अपना बिजनेस कहीं ऐसी जगह, मतलब मान लीजिए कि आप लोग बीफ बेचते हैं या आप लोग ऐसी जगह पे दोस्तों आपके बिजनेस है जो मतलब कि यहाँ पे नॉन वेज सप्लाई करता है, लेकिन आप लोग का जो बिजनेस है वो ऐसी जगह पर है जहाँ पे सोसाइटी जानवरों को मारना, उनको खाना गलत मानता है, तो आपको दोस्तों आपकी वो जो इंडस्ट्री होगी वो वहाँ पे काम नहीं करने देंगे। तो यही बताया गया कि कैसे सोसाइटी भी जो है वो आपके बिजनेस इन्वायरमेंट का एक पार्ट होती है, ठीक है। तो दोस्तों ये सब जो यहाँ पे आपको मैंने 4 फैक्टर्स बताए हैं ये बिजनेस इन्वायरमेंट कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, और ये जो इन्वायरमेंट होता है ये डायनेमिक होता है, बार बार चेंज होता रहता है, ठीक है, और ये नॉन लीनियर होता है, मतलब कि अगर छोटी सी भी यहाँ पर चेंजेस गवर्नमेंट लाई तो आपका बिजनेस नीचे भी जा सकता है, ऊपर भी उठ सकता है। तो नॉन लीनियर होता है, ये नहीं है कि थोड़ा बिजनेस एनवायरनमेंट कुछ भी हुआ तो सीधे आपका बढ़ेगा ही, घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है। तो मतलब कि अगर इसको चार्ट पे दिखाएंगे तो हम लोग नॉन लीनियर कहेंगे इसको, कि नॉन लीनियर होता है और डायनेमिक होता है।
तो दोस्तों ये होता है बिजनेस इन्वायरमेंट। बिजनेस इन्वायरमेंट के मैंने फैक्टर बता दिए। ये क्वेश्चन दोस्तों 100% आपके एग्जाम में आने वाला है और ये 15 नंबर क्वेश्चन हो सकता है, साथ ही में शॉर्ट आंसर्स में भी आ सकता है, आएगा जरूर क्वेश्चन ये वाला, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे कि भाई जो इन्वायरमेंट होता है वो भी 3 पार्ट में डिवाइड होता है। एक होता है इंटरनल, माइक्रो एंड मैक्रो, ठीक है। तो इसमें हम लोग डिफ्रेंशिएट करना है, डिफ्रेंशिएट इंटरनल, माइक्रो एंड मैक्रो इन्वायरमेंट कॉन्सेप्चुअली। व्हाट डज दिस लेयर्ड व्यू मैटर फॉर स्ट्रेटजी, ठीक है। तो सिंपल दोस्तों यहाँ पर बताया गया है कि हम लोग को जो टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट, बिजनेस इन्वायरमेंट होते हैं उनके बीच में डिफरेंस बताना है। तो सबसे पहला दोस्तों हम लोग बताएंगे कि इंटरनल इन्वायरमेंट क्या होता है, ठीक है। तो दोस्तों जो इंटरनल इन्वायरमेंट होता है वो बिजनेस के अंदर का जो इन्वायरमेंट होता है, ठीक है। बिजनेस के अंदर के जो लोग होते हैं, जो लीडरशिप होती है, जो विज़न होता है, जो काम करने का तरीका होता है, वो सब यहाँ पे बिजनेस इंटरनल इन्वायरमेंट कहा जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे अगर आप लोग अपनी कंपनी के बॉस हैं तो उस बिज़नेस का क्या मिशन रहेगा, कैसे लीडरशिप होनी चाहिए, क्या कल्चर फॉलो होना चाहिए, ठीक है। कौन कौन सी वैल्यूज़ फॉलो करनी है आपके कंपनी में। मान लीजिए कि अगर आपके कंपनी में टीम वर्क ज़्यादा फॉलो किया जाता है तो यहाँ पर आपके बिज़नेस को फ़ायदा होगा। और अगर आपका जो बिज़नेस है वहाँ पे कोई टीम वर्क नहीं है, सब लोग फ्रेगमेंटेड हैं, तो आपके बिज़नेस को ये भी अफेक्ट कर सकता है। तो जो इंटरनल वैल्यूज़ होती हैं जिस पे हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं वो यहाँ पर इंटरनल इन्वायरमेंट होता है बिज़नेस का। फिर होता है दोस्तों माइक्रो इन्वायरमेंट, इस पर थोड़ा कम कंट्रोल होता है। जैसे कस्टमर्स, ठीक है, सप्लायर्स, इन पे भी दोस्तों हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। इनका जो भी हम लोग पता कर सकते हैं एनालिसिस से कि कस्टमर आखिर क्या चाहता है। सप्लायर्स को भी दोस्तों हम लोग थ्रू वेरियस वेज कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन इंटरनल इन्वायरमेंट से यहाँ पे कम कंट्रोल होता है माइक्रो में। और मैक्रो तो दोस्तों यहाँ पे बिल्कुल हम लोग पास कंट्रोल नहीं होता है। और मैक्रो का मतलब ही है कि ये नेशनल लेवल की होती है। जैसे जो पॉलिसीज़ हो गई गवर्नमेंट की, जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर हो गया, डेमोग्राफी हो गई, तो ये सब हम लोग ये चीज़ कंट्रोल नहीं कर सकते इस वाले इन्वायरमेंट को। तो ये कम्प्लीटली हम लोग के टच में नहीं होता है, ये डिपेंड होता है एक्सटर्नली, मतलब कि नेशनल लेवल पे ये होता है, ठीक है। तो ये दोस्तों 3 इन्वायरमेंट हैं, आप ये इनको बांट दिया गया है। और कितना ज़्यादा कंट्रोल होता है हम लोग का इन इन्वायरमेंट पे, इस पे भी हम लोग डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं तीनों को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर, एक्सप्लेन इन्वायरमेंटल स्कैनिंग, मॉनिटरिंग, फोरकास्टिंग एंड असेसमेंट, हाउ डू मैनेजर्स ऑपरेशनलाइज दीज स्टेप्स। तो इन्वायरमेंटल स्कैनिंग बताना है, मॉनिटरिंग क्या होती है, इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग, इन्वायरमेंटल फोरकास्टिंग क्या होती है, असेसमेंट क्या होता है, ठीक है। तो मॉनिटरिंग दोस्तों हम लोग जब कोई चीज़ ट्रैक करते हैं, ठीक है, जैसे एयर पॉल्यूशन होता है उसको हम लोग ट्रैक करते हैं कि भाई कितना एयर पॉल्यूशन दिवाली के बाद बढ़ा, कितना कम हुआ, तो ये ट्रैकिंग होती है, इन्वायरमेंटल ट्रैकिंग, ठीक है। या हम लोग कह सकते हैं इसको जो स्कैनिंग होती है और जो यहाँ पर मॉनिटरिंग होती है किसी भी चीज़ की, तो वो हम लोग दोस्तों कहते हैं इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग। फोरकास्टिंग होता है कि जब हम लोग कोई चीज़ यहाँ पर यूज़ करते हैं कि पता करने के लिए आखिर क्या चीज़ यहाँ पर होने वाली है, ठीक है। तो फोरकास्ट करना, एक्सपेक्ट करना। जैसे हम लोगों ने एयर पॉल्यूशन यहाँ पे उसको पढ़ा, उसके बारे में मॉनिटर किया, ट्रैक किया कि भाई एयर पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया दिवाली के बाद। तो फिर हम लोग ने इस हिसाब से एक रिपोर्ट तैयार की कि अब ये होगा कि अगले दिन मतलब कि सुबह सुबह बहुत ज़्यादा यहाँ पर जो विजिबिलिटी होगी कम होगी। तो ये हम लोगों ने एक्सपेक्ट किया। तो जो एक्सपेक्टेशन होता है हम लोग उसको कहते हैं फोरकास्टिंग। असेसमेंट दोस्तों क्या होता है यहाँ पर, कि जो भी हम लोग फोरकास्ट कर रहे हैं, मतलब कि जो भी हम लोग यहाँ पे ट्रैक करके जो भी समझ रहे हैं, जो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो वो कैसे बिजनेस के लिए यहाँ पर अफेक्ट होने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पर कैसे, जैसे एयर पॉल्यूशन है वो कैसे यहाँ पर बिजनेस को अफेक्ट कर सकता है, ठीक है। और कोई भी जैसे कोई चीज़ हम लोग पढ़ रहे हैं तो वो कैसे अफेक्ट कर सकती है हम लोग के बिजनेस को, तो उसको कहते हैं असेसमेंट, किसी चीज़ का मूल्यांकन, ठीक है। तो दोस्तों ये तीनों का डिफरेंस होता है, आप लोग ये समझ गए होंगे, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रोवाइड कॉन्टेम्प्ररी इलिस्ट्रेशंस इंडिया सेंट्रिक ऑफ हाउ इन्वायरमेंट फोर्सेस शेप बिजनेस मॉडल्स। इसमें हम लोग बताना है कुछ मॉडर्न हम लोग को एग्जांपल्स देने हैं कि कैसे इंडिया से रिलेटेड बताना है कि कैसे जो इन्वायरमेंटल फोर्सेस होती हैं वो बिजनेस मॉडल्स को अफेक्ट करती, बिजनेस को कैसे अफेक्ट करती हैं। तो जैसे एक यहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल दिए, जैसे यूपीआई आया, ठीक है। तो यूपीआई ने बिजनेस का जो वर्किंग है उसको काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट किया, ठीक है। तो यहाँ पर पेमेंट में जो देरी होती थी उसको कम कर दिया। यहाँ पे फास्ट फिनटेक और किराना जो किराना शॉप्स थी उस पर डिजिटल एक्सेप्टेंस कर लिया, ठीक है। तो ओवरऑल यहाँ बताया गया है कि एक एग्जांपल यहाँ पे यूपीआई देख सकते हैं कि जो यूपीआई है, ठीक है, उसने कैसे यहाँ पर लोगों की परेशानियाँ और जो बिज़नेस है उसको और ज़्यादा फास्ट कर दिया।
फिर यहाँ पर रेगुलेटरी लीगल, जैसे यहाँ पे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, ठीक है। तो ये दोस्तों आप लोग जानते हैं ये मैक्रो इन्वायरमेंट है। जैसे मैंने कहा कि इस पे हम लोग का कंट्रोल, बिजनेस का कंट्रोल नहीं होता है, ये नेशनल लेवल पे होती हैं। तो कैसे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ने ई कॉमर्स यहाँ पर उसको लायबल बना दिया जो भी उसके अंदर फ्रॉड होते हैं, ठीक है। डेटा प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पे काफ़ी सारे नियम लाए गए, तो बिज़नेस को ये अफेक्ट किया। क्योंकि पहले क्या होता था कि डेटा जो था वो प्राइवेट कंपनीज होती थी, वो बाहर ट्रांसफ़र करती थी। लेकिन जैसे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आया तो उसने मना किया कि नहीं भाई, आप लोग किसी का पर्सनल डेटा विदाउट उनकी मंजूरी के आप कहीं नहीं भेज सकते हो। तो ये मतलब बताया गया है कि घुमा फिरा के कि देखो ये सब जो एक्ट्स आए, जो ये सब टेक्नोलॉजी आई, कैसे इसने बिज़नेस को अफेक्ट किया, ठीक है। तो ये इंडिया के टर्म्स में बता रहे हैं। और फिर यहाँ पे इकोनॉमिक टर्म्स में कैसे, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं ईएमआई जो आई है, ठीक है। तो ईएमआई ने कैसे लोगों के ऊपर जो बर्डन है किसी चीज़ का कम किया, अब लोग इंस्टॉलमेंट्स में कोई भी चीज़ ले सकते हैं। तो ये सब दोस्तों एग्जांपल हैं, आप लोग देख सकते हैं कैसे यहाँ पे सोशल डेमोग्राफिक जो, जैसे ये दोस्तों ये है माइक्रो एनवायरनमेंट। जैसे इंडिया में जैसे आप लोग जानते हैं कि 65% पॉपुलेशन यूथ पॉपुलेशन है, तो तभी दोस्तों यहाँ पर कैसे बिजनेस अफेक्ट हुआ। ओटीटी जो यहाँ पे ओवर द टॉप जो प्लेटफॉर्म्स थे, नेटफ्लिक्स इनका, और जो फास्ट फैशन था, फास्ट फूड था, ठीक है, इन सब चीज़ों का यहाँ पर बूम हुआ। मतलब कि इन सब का काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर उन डिमांड उनकी बढ़ गई। तो यहाँ पे जो डेमोग्राफी होती है, जो भी मेल फीमेल जो एज ग्रुप होते हैं, वो भी यहाँ पे अफेक्ट करते हैं बिज़नेस को, ठीक है, बिज़नेस के एनवायरनमेंट को, बिज़नेस के मॉडल्स को, ठीक है। ऐसे दोस्तों इकोलॉजिकल, जैसे अगर हीट वेव है या दोस्तों फ्लड है, वो भी यहाँ पर अफेक्ट करता है बिज़नेस को। जैसे कोई बिज़नेस आपने किया, अब वहाँ पे अर्थक्वेक, मान लीजिए उत्तराखंड में आपने बिज़नेस कोई एस्टेब्लिश किया और वहाँ पर आ गया अर्थक्वेक या वहाँ पे आ गया फ्लड, ठीक है, तो आपका बिजनेस तो अफेक्ट होगा, ठीक है। तो इसीलिए इकोलॉजिकल जो यहाँ पर कुछ फीचर्स होते हैं, जो फैक्टर्स होते हैं, वो भी अफेक्ट करते हैं बिजनेस को। और ग्लोबली मतलब कि जैसे ग्लोबलाइजेशन आया, ठीक है, जैसे बहुत सारे 1991 में इंडिया ने जो अपने दरवाजे थे, जो बॉर्डर्स थे, उनको ओपन किया। उसके बाद यहाँ पर जो ग्लोबलाइजेशन हुआ उससे अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा आई, जो बाहर की टेक्नोलॉजी है वो इंडिया में आई, ठीक है। तो कैसे गवर्नमेंट के जो डिसीजंस हैं, जो मैक्रो डिसीजंस हैं, उनने बिजनेस को अफेक्ट किया। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल थे, ठीक है दोस्तों। तो ये दोस्तों यहाँ पर हम लोग का पहला टॉपिक कंप्लीट हुआ। दूसरा टॉपिक है दोस्तों सिग्निफिकेंस क्या होता है इन बिजनेस एनवायरनमेंट का। तो दोस्तों इसका पहले हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ अंडरस्टैंडिंग द बिजनेस एनवायरनमेंट फाउंडेशन ऑफ स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन एंड कंपेटिटिव एडवांटेज। यहाँ बताया गया है कि कैसे बिजनेस एनवायरनमेंट, जो बिजनेस की इन्वायरमेंट जो हम लोग अभी स्टडी कर रहे हैं, फर्म्स के डिसीजन, इंटरनल सेटिंग, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़, मार्केट, रिसोर्स, ये सब पढ़ने का भाई, ये कैसे स्ट्रेटजी और एडवांटेज कैसे देता है बिजनेस को। तो दोस्तों जो मैंने आपको ऊपर बताए हैं फैक्टर्स की कैसे भाई मदद करता है, वो आप लोग लिख सकते हैं। यहाँ पे भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे देखिए, अगर हम लोग बिजनेस इन्वायरमेंट को अफेक्ट करेंगे तो ये हम लोग को ऐसी जगह, मतलब कि हम लोग को अट्रैक्टिव जो एरियाज़ हैं, जैसे जहाँ पर अभी बहुत ज़्यादा, जैसे मान सकते हैं कि किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा बूम चल रहा है, जैसे डेमोग्राफी में, जैसे मैंने बताया कि हम लोग के इंडिया में 65% पॉपुलेशन यूथ पॉपुलेशन है। तो हम लोग कुछ ऐसा बिजनेस स्टार्ट करें, अगर हम लोग बिजनेस इन्वायरमेंट पढ़ेंगे तो हम लोग कुछ ऐसा बिजनेस स्टार्ट कर पाएंगे जो यूथ को टारगेट करेगा, तो वो बिज़नेस का प्रॉफिटेबल होना बढ़ जाता है। अब पता चला हम लोगों ने विदाउट बिजनेस के इन्वायरमेंट को देखे कोई ऐसा बिजनेस ओपन किया, मान लीजिए कि कुछ हम लोगों ने वृद्ध लोगों के लिए, ओल्ड एज वाले लोगों के लिए कोई बिजनेस ओपन किया। अब इंडिया में तो पॉपुलेशन उनकी सिर्फ 10% है, तो भाई बिजनेस आपका सिर्फ 10% लोगों को ही यहाँ पर सर्व कर पाएगा, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी काफ़ी कम होगी। तो यही बताया गया है कि अगर आप लोग बिजनेस इन्वायरमेंट अगर पढ़ते हैं, समझते हैं, तो आप लोग अट्रैक्टिव एरियाज़ हैं जहाँ पे बिजनेस स्टार्ट किया जा सकता है, वो आप लोग यहाँ पर कैच कर पाएंगे, समझ पाएंगे, ठीक है। दूसरा यहाँ पे वैल्यू प्रोपोजिशन होता है, ठीक है। कस्टमर का क्या पेन पॉइंट्स हैं, कस्टमर क्यों नहीं यहाँ पे करना चाहता है, क्या मतलब कि घुमा फिरा के आप लोग जब समझेंगे कस्टमर को, कस्टमर जो आपके यहाँ प्रोडक्ट ले रहा है, कस्टमर के फीडबैक को समझेंगे, तो जैसे मैंने ये सब माइक्रो एनवायरनमेंट में आते हैं ना, तो यही दोस्तों एनवायरनमेंट जो है, ये जो कस्टमर को समझना, मार्केट को समझना, ठीक है, और अट्रैक्टिव एरियाज़ को देखना, तो ये सब दोस्तों है काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है कंपेटिटिव एडवांटेज के लिए किसी भी बिजनेस एनवायरनमेंट में, ठीक है।
अब दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इन्वायरमेंटल जो रोल हो क्या होता है इन्वायरमेंटल एनालिसिस का इन रिस्क मैनेजमेंट। तो यहाँ पे बताया गया है कि रिस्क मैनेज करने के लिए किसी भी कंपनी में जो इन्वायरमेंटल एनालिसिस है वो क्यों इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे दोस्तों कुछ यहाँ पे एनालिसिस कैसे हेल्प करता है, तो यहाँ पे एग्जांपल दिए हैं। ये रिस्क जो दे सकते हैं उनके लिए स्टडी कराता है कि भाई कौन कौन चीज़ें हम लोग के बिज़नेस को रिस्क दे सकती हैं। और ये एक्सपोजर बताता है कि कैसे कैश फ्लो, सप्लाई कंसंट्रेशन या सिंगल मार्केट पे अगर हम लोग डिपेंड रहेंगे तो क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। घुमा फिरा के यहाँ पे बताया गया है कि अगर हम लोग रिस्क जो इन्वायरमेंटल एनालिसिस करते हैं उससे कैसे हम लोग के बिजनेस को फ़ायदा पहुंचता है। तो ये डिज़ाइन मिटिगेशन हो सकता है, एक्सपोजर को हम लोग क्वांटिफाई एक्सपोजर जो भी है उससे पता कर सकते हैं, जो रिस्क हैं, रिस्क देने वाले जो ड्राइवर्स हैं उनके बारे में पता कर सकते हैं, और स्ट्रेस टेस्ट ये सब दोस्तों हैं, आप लोग ये सब लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये दोस्तों देखिए सिंपल क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डज द बिजनेस इन्वायरमेंट इन्फ्लुएंस इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो सिंपल यहाँ बताया गया है कि जो बिज़नेस इन्वायरमेंट है, जब हम लोग बिज़नेस इन्वायरमेंट को देखते हैं तो वो कैसे इनोवेशन, मतलब कि चीज़ों में कुछ उनमें इनोवेट करना, उनको सुधारना, कैसे इनको प्रमोट करता है, कैसे इन्फ्लुएंस करता है बिज़नेस इन्वायरमेंट को पढ़ना। तो हम लोग जब सिंपल दोस्तों यहाँ पे आंसर आप लोग लिख सकते हैं कि जब भी हम लोग कोई यहाँ पर बिज़नेस इन्वायरमेंट को देखते हैं, समझते हैं, तो इससे क्या हम लोग पता चलता है कि जैसे बिज़नेस इन्वायरमेंट अगर अच्छा है, मतलब कि जैसे गवर्नमेंट के पास अच्छी पॉलिसीज़ हैं, और जो बिज़नेस इन्वायरमेंट कहीं का अच्छा है तो वो क्या होगा कि पॉलिसीज़ जैसे आपको अच्छे से डिफाइंड है। जैसे आपने किसी स्टेट में अपना बिज़नेस खोला है तो वहाँ पे जो टैक्सेशन होगा, जो वहाँ पे पॉलिसीज़ अगर अच्छी हैं तो, और गवर्नमेंट बिज़नेस को सपोर्ट करती है, तो जो कॉस्ट होगा दोस्तों कोई भी किसी चीज़ का एक्सपेरिमेंट करने का, कोई नया आपके पास बिजनेस है जिसमें एक्सपेरिमेंट करना है तो उसको सपोर्ट करेगा। ठीक है, जो नए नए स्टार्टअप्स होते हैं उनको पैसा देगा। तो ये सब दोस्तों जो चीज़ें हैं, जैसे जो अगर बिजनेस इन्वायरमेंट को आप पढ़ते हैं तो आपको पता चलेगा कि कहाँ कहाँ एरियाज़ है, कहाँ कहाँ गवर्नमेंट है जो अच्छे पॉलिसीज़ स्कीम्स प्रोवाइड कर रही है, और फिर उससे दोस्तों क्या होगा कि आपके बिज़नेस को फ़ायदा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे रेगुलेशंस हम लोग समझ सकते हैं, डिमांड कंडीशन समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें दोस्तों आप लोग यहाँ पे समझ सकते हैं। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखेंगे, तो एक जैसा क्वेश्चन ही है, और दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिटेल द पॉलिटिकल लीगल कंपोनेंट। हम लोग को बिजनेस इन्वायरमेंट के जो पॉलिटिकल लीगल कंपोनेंट होते हैं उनके बारे में बताना है। कैसे जो लॉज होते हैं, जो भी पॉलिटिकल लीगल कंपोनेंट्स होते हैं बिजनेस इन्वायरमेंट के, जिसके अंदर लॉज आता है, रेगुलेटर्स आते हैं, वो फर्म को कैसे यहाँ पर अफेक्ट करते हैं, बिजनेस को कैसे अफेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों कुछ एग्जांपल दिए हैं इंडिया के टर्म्स में। तो जो कंपनीज एक्ट था जो आया था 2013 में, तो उसने CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसको यहाँ पर मैंडेटरी कर दिया था। और दोस्तों यहाँ पे गवर्नेंस अच्छी कर दी थी और डिस्क्लोजर अच्छा कर दिया था। कंपटीशन एक्ट आया था, इसने जो कार्टेल है, मर्जर है, इसको यहाँ पर कंट्रोल किया था कि लोग थे मतलब कि कार्टेल बना लिया करते थे और प्रॉफिट यहाँ पे इससे बढ़ जाता था और कॉस्ट वो प्रोडक्ट से बढ़ जाती थी, तो उसको रोकने के लिए कंपटीशन एक्ट आया। और यहाँ पर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट था, तो इससे दोस्तों जो ई-कॉमर्स के लिए गाइडलाइंस आई। ठीक है, फेमा एक्ट आया था 1999 में, तो इससे जो FDI के नॉर्म्स आए कि जो पैसा इंडिया में आ रहा है फॉरेन रिजर्व, उसको कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे गाइडलाइंस आई। सेबी और RBI के फ्रेमवर्क होते हैं, जैसे इंटरेस्ट रेट वगैरह जो यहाँ पर कंट्रोल करती है RBI। तो यहाँ पे IPR लॉज आए पेटेंट्स के लिए, ट्रेडमार्क्स के लिए। तो यहाँ पे सिंपल दोस्तों बताया गया है कि देखिए ये सारे जो यहाँ पर एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, इससे पता चलता है कि कैसे बिजनेस को है अफेक्ट करते हैं जो पॉलिटिकल और लीगल कंपोनेंट्स होते हैं इन्वायरमेंट के। तो कुछ यहाँ पे एग्जांपल दिए हैं, आप लोग देख सकते हैं कि इन सब चीज़ों से जो बिज़नेस है वो ज़्यादा ट्रांसपेरेंट हुआ, बिज़नेस है वो ज़्यादा यहाँ पर उसमें जो इलीगल एक्टिविटीज़ थी उसमें कम हुई, और यहाँ पर जो बिज़नेस हैं उनको ट्रांसपेरेंसी प्रोवाइड की गई। ठीक है, और जो बिज़नेस हैं उन अगर कोई गलत काम करते हैं, कोई इलीगल वर्किंग चल रही है, तो उनको अकाउंटेबल बनाया गया। तो सिंपल
दोस्तों यहाँ पर एग्जांपल्स दिए हैं, आप लोग लिख सकते हैं। तो ये जो पॉलिटिकल कंपोनेंट्स होता है, जो रिलेटेड टू गवर्नमेंट होता है, ठीक है, गवर्नमेंट लॉज रेगुलेशंस, उससे रिलेटेड दोस्तों बताया गया है कि कैसे इनको पढ़ना, जो ये मार्केट, क्योंकि ये बिजनेस इन्वायरमेंट के ही पार्ट हैं, तो इनको कैसे यहाँ पर अफेक्ट करते हैं फर्म के डिसीजंस को, बिजनेस के डिसीजंस को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, यहाँ पे पहले हमने पढ़ा था एक्नॉमिक कंपोनेंट, पहले पढ़ा था पॉलिटिकल कंपोनेंट, अब ये है इकोनॉमिक कंपोनेंट। तो हाउ इकोनॉमिक कंपोनेंट है वो जो बिजनेस है उसके परफॉर्मेंस को अफेक्ट करता है। तो यहाँ पे ग्रोथ एंड इनकम, ठीक है, तो हायर जीडीपी एंड डिस्पोजेबल इनकम लिफ्ट वॉल्यूम्स, डाउन टर्न पुश ट्रेडिंग, और ये इन्फ्लेशन, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपल अगर हम लोग बिजनेस इन्वायरमेंट पढ़ते हैं, जो इकोनॉमिक यहाँ पर कंपोनेंट है हम लोग के बिजनेस इन्वायरमेंट का, उसको पढ़ते हैं, तो हम लोग को यहाँ पे पता चल पाएगा इंटरेस्ट रेट के बारे में, एक्सचेंज रेट के बारे में, इन्फ्लेशन के बारे में, ठीक है, इन सब चीज़ों को, अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में। तो इससे जो बिज़नेस हैं, अगर जैसे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है तो उस समय जो बिज़नेस हैं वो वेज जो कॉस्ट होती है, जो लेबर कॉस्ट होती है, उस समय फ़ायदा उठा सकते हैं, ठीक है, कि भाई जब इन्फ्लेशन होता है तब यहाँ पर जो वेजेस होते हैं उनका जो प्राइस होता है वो बढ़ जाता है। तो ये सब जब उनके माइंड में ये सारे यहाँ पर कंपोनेंट्स होंगे तब वो लोग और अच्छा डिसीजन ले पाएंगे बिजनेस में, ठीक है। तो ये सब यहाँ पे एग्जांपल्स हैं, आप लोग दोस्तों ये देख सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अब देखिए यहाँ पे सोशल कंट्रोल एंड डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट। तो दोस्तों यहाँ पे सोशल, जैसे सोशल यहाँ पे मैंने बताया सोसाइटी कैसे अफेक्ट करती है, तो जैसे यहाँ पे लिखा है कि सोसाइटी और ये डेमोग्राफी, जो पॉपुलेशन होती है इंडिया, जो आपके कंट्री की, वो कैसे बिजनेस के परफॉर्मेंस को अफेक्ट करती है। तो यहाँ पे देखिए कुछ एग्जांपल दिए हैं, जैसे मार्केटिंग एंड कंज्यूमर इंसाइट्स, टेलर प्रोपोजिशन टू प्राइस इंसेंसिटिविटी एंड वैल्यू फॉर मनी, रीजनलाइज्ड लैंग्वेज इमेजिनरी अलाइंगन लॉन्चेस विद फेस्टिवल कैलेंडर डिज़ाइन फॉर कन्वीनियंस, ठीक है। तो यहाँ पर बताया गया है कि कस्टमर के फीडबैक को देख के हम लोग अपना जो बिज़नेस है उसमें काफ़ी सारे चेंजेस कर सकते हैं। किस प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा आ रही है, किस प्रोडक्ट की कम हो रही है, उस हिसाब से हम लोग बिज़नेस का अपना जो प्राइसिंग है और उस हिसाब से जो उसका डिमांड है उस हिसाब से प्रोडक्ट को डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। चैनल हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि आखिर कस्टमर कहाँ पे आपका जो प्रोडक्ट है वो लेना पसंद कर रहे हैं, क्या वो ई कॉमर्स पे जैसे फ्लिपकार्ट अमेज़ॉन पे लेना पसंद कर रहे हैं, आपकी वेबसाइट्स पे लेना पसंद कर रहे हैं, किराना शॉप्स पे लेना पसंद कर रहे हैं। तो इससे जो हम लोग हैं कस्टमर के बारे में पढ़कर हम लोग उसके जो यहाँ पर उसकी हैबिट्स हैं, उसके प्रीफरेंस हैं, उनको समझ के हम लोग अपने बिज़नेस के मॉडल को और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, प्रोडक्ट डिज़ाइन को कस्टमर के हिसाब से बदल सकते हैं, ठीक है। और जैसा मैंने बताया कि अगर आपके यहाँ यूथ पॉपुलेशन है तो कुछ ऐसा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं जो यूथ को अट्रैक्ट करे। तो सिंपल दोस्तों, डेमोग्राफी में जब पॉपुलेशन की एज को, पॉपुलेशन डिवीज़न मेल ज़्यादा है फीमेल ज़्यादा है, तो इन चीज़ों को हम लोग जब पढ़ते हैं समझते हैं तो हम लोग अपने बिज़नेस के जो मॉडल्स हैं उनको उस हिसाब से चेंज कर सकते हैं। तो ये डेमोग्राफिकली हो गया। और दूसरा, सोसाइटी को हम लोग कस्टमर जो होते हैं सोसाइटी में, ठीक है, तो सोसाइटी को समझ के हम लोग कस्टमर्स को समझ कर भी अपना प्रोडक्ट है उसको अच्छा कर सकते हैं। बिजनेस को यहाँ पर उसकी परफॉर्मेंस भी अफेक्ट होती है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है टेक्नोलॉजी, इकोलॉजिकल एंड ग्लोबल कंपोनेंट्स। तो इकोलॉजी में दोस्तों मैं बताया था कि जो फ्लड्स होते हैं, जो नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं, तो अगर हम लोग बिजनेस इन्वायरमेंट को समझेंगे तो हम लोग ये भी समझ सकते हैं कि कहाँ पे बिजनेस ओपन करना चाहिए, कहाँ पे नहीं करना चाहिए। ग्लोबल कंपोनेंट्स होते हैं जैसे फॉरेक्स रिजर्व होता है, ग्लोबलाइजेशन, जो फॉरेन यहाँ पर लॉज रेगुलेशंस होते हैं उनको समझ सकते हैं। टेक्नोलॉजी, नई टेक्नोलॉजी यूज़ कर सकते हैं बिजनेस में। तो ये सब जो चीज़ें होती हैं ये भी यहाँ पर आपके बिजनेस को कैसे अफेक्ट करती हैं यही बताया गया है। जैसे देखिए टेक्नोलॉजी में जैसे यहाँ पर AI अब आ गया है, मशीन लैंग्वेज आ गई, इंटरनेट ऑफ थिंग्स आ गया, 5G आ गया। तो ये प्रोडक्ट साइकिल्स और जो डेटा जो आपका है उसको और अच्छे से प्रोसेस कर सकते हैं, ठीक है। तो कैसे टेक्नोलॉजी आपके बिजनेस को अफेक्ट करती है बताया गया। इकोलॉजी, क्लाइमेट, वाटर, वेस्ट मैनेजमेंट, ये सब समझ सकते हैं आप लोग इसको पढ़कर कि बिजनेस के लिए आपके लिए क्या सही होगा क्या गलत होगा। WTO रूल्स, ठीक है, IMF होता है, बहुत सारे यहाँ पर जो WTO होता है बहुत सारे बिजनेस को यहाँ पर फाइनेंस देता है, ठीक है। तो आप लोग उस फाइनेंशियल जो सपोर्ट है उसका फ़ायदा ले सकते हैं आपके बिजनेस। तो घुमा फिरा बताया गया कैसे इकोलॉजिकल, टेक्नोलॉजिकल और ग्लोबल कंपोनेंट होते हैं जो बिजनेस एनवायरनमेंट के, उनको समझकर आप लोग डिसीजन यहाँ पर ले सकते हैं और अपने बिजनेस के परफॉर्मेंस को अफेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। दोस्तों हम लोग का यूनिट 1 कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट 2। तो यूनिट 2 का नाम है इकोनॉमिक सिस्टम्स। इसमें दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे कैपिटलिज्म, सोशलिज्म
और बहुत सारे दोस्तों ऐसे और भी यहाँ पे डिफिनीशंस होंगी जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बाहर से और कुछ नहीं आने वाला है। तो दोस्तों यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म क्या होता है दोस्तों? कैपिटलिज्म सिंपल चीज़ होती है जहाँ पर मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, कंजम्पशन, डिस्ट्रीब्यूशन, हर चीज़ यहाँ पर ओन्ड एंड कंट्रोल्ड कौन करते हैं? प्राइवेट इंडिविजुअल्स। यहाँ पे गवर्नमेंट का जो रोल होता है वो बिल्कुल नहीं होता है या तो कम होता है। और जो मेजर यहाँ पे प्रोडक्शन है और यहाँ पे हर चीज़ है जो भी मार्केट में हो रही है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर प्राइवेट लोग कंट्रोल करते हैं। यहाँ पे इनका मेन मोटिव होता है प्रॉफिट। यहाँ पे प्रॉफिट कमाना मेन मोटिव होता है। जैसे अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे सोशलिज्म में मेन जो रोल होता है वो गवर्नमेंट का होता है। जो यहाँ पे मार्केट के बहुत सारे जो डिसीजंस हैं वो सारी गवर्नमेंट लेती है सोशलिज्म में। लेकिन कैपिटलिज्म में मेन जो यहाँ पर फैक्टर होता है वो होता है कि यहाँ पे प्राइवेट इंडिविजुअल्स यहाँ पे उनकी मोनोपोली होती है, डोमिनेंस होता है, और गवर्नमेंट का रोल बहुत कम होता है। मेन यहाँ पर उनका मोटिव होता है प्रॉफिट कमाना, और यहाँ पर सब चीज़ें जो हैं प्राइवेट लोग कंट्रोल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे आप लोग एग्जांपल ले सकते हैं यूएसए पूरा कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, और वहाँ पर जो मेजर डिसीजंस हैं और जो मार्केट प्रोडक्शन है वो पूरी तरीके से यहाँ पर बिजनेस या प्राइवेट इंडिविजुअल्स वाले कंट्रोल करते हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ फीचर्स दिए हैं। प्राइवेट ओनरशिप होती है, मतलब कि जो लैंड है, फैक्ट्रीज है, कैपिटल है, मशीनरी है, वो सारे यहाँ पर प्राइवेट ओनरशिप होती है। यहाँ पर कोई भी गवर्नमेंट की ओनरशिप नहीं होती है। यहाँ पे जो मोटिव होता है बिजनेस का वो या जो मार्केट का वो प्रॉफिट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है? बिजनेस की एक्टिविटी, जो बिजनेस की एक्टिविटी की जाती है वो उसका मेन मकसद होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, कैसे अपने प्रॉफिट को बढ़ाया जाए। और जो यहाँ पे कंपटीशन होता है वो काफ़ी हाई होता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी आ सकता है, कोई भी जा सकता है। मार्केट अगर भाई आप लोग मार्केट के हिसाब से चले, आपका बिजनेस अगर मार्केट में डिमांड ले पाया, सप्लाई प्रोवाइड कर पाया, तो आपका बिजनेस ग्रो करेगा। नहीं कर पाया तो आप बाहर हो जाओगे। कोई गवर्नमेंट का सपोर्ट नहीं है, आपकी मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है, आपके हार्ड वर्क के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग सक्सेस करोगे या नहीं करोगे। ठीक है, कंज्यूमर सोवरेनिटी, कंज्यूमर डिसाइड करता है कि यहाँ पे क्या प्रोड्यूस करना है और कितना बनाना है, कितना यहाँ पर हम लोगों को बेचना है। यहाँ पे गवर्नमेंट नहीं कहती है कि भाई सिर्फ 500 रुपये, जो ये 500 चीज़ें हैं इसके सिर्फ 500 यूनिट यहाँ पर बनाओ, ऐसा कुछ नहीं है। जितना यहाँ पे डिमांड आएगी उस हिसाब से बिजनेस वाले अपनी जो चीज़ है वो बनाएंगे। मतलब घुमा फिरा के जब मार्केट जो है, मार्केट की डिमांड और सप्लाई पे डिपेंड करती है। प्राइवेट इंडिविजुअल्स जो होते हैं वो यहाँ पे कंट्रोल करते हैं, वो डिसाइड करते हैं क्या बनाना है, कितना बनाना है, क्यों बनाना है। जो मेन मकसद होता है बिजनेस का वो प्रॉफिट कमाना होता है। कंपटीशन जब बहुत ज़्यादा हाई होता है, सबके लिए कंपटीशन ओपन होता है। ठीक है, कोई गवर्नमेंट का यहाँ पर रोल नहीं होता है, सारी चीज़ें यहाँ पे प्राइवेट इंडिविजुअल्स कंट्रोल करते हैं। तो सिंपल दोस्तों हम लोग कहेंगे कि भाई वो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है। ठीक है, तो पूंजीवाद दोस्तों हिंदी में उनको कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए लिमिटेड रोल ऑफ गवर्नमेंट। एडवांटेजेस क्या होती है भाई? इकोनॉमिक एफिशिएंसी होती है। ठीक है, अब कैपिटलिज्म में क्या है भाई? देखो कंपटीशन बहुत ज़्यादा होगा तो सबके सब अपने जो प्रोडक्ट के प्राइस होंगे वो कम करेंगे। अगर प्राइस कम करेंगे तो सिंपल दोस्तों यहाँ पे जो बायर होगा उसका फ़ायदा होगा, क्योंकि उसको जो चीज़ है वो सस्ते में मिलेगी। ठीक है, वेल्थ क्रिएशन, इससे जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होती है, सिंपल चीज़ है, यहाँ पे अगर पैसा आएगा तो उसको इन्वेस्ट किया जाएगा मार्केट में फिर से। ठीक है, तो इससे क्या होगा? वेल्थ बढ़ेगी, जीडीपी बढ़ेगी उस देश की, और खर्चा कम होगा। क्योंकि यहाँ पर गवर्नमेंट में क्या होता है, अगर जो सोशलिज्म में क्या होता है, सोशलिज्म में भाई गवर्नमेंट होती है वो फ्री गेहूँ, फ्री चावल, और जो बहुत सारे मीन्स ऑफ प्रोडक्शंस हैं, बहुत सारी कंपनीज़ हैं, उनमें पार्ट लेती है। तो वो डिसाइड करती है कि इतना ही क्रिएट करो जिससे जो लोग हैं उनकी गरीबी मिटा सकें, ऐसे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करती है। तो वहाँ पे गवर्नमेंट का क्या है ना, खर्चा बढ़ता है, और यहाँ पर जीडीपी कम होती है। जो गवर्नमेंट होती है वो पैसा खर्च करती है वेलफेयर करने के लिए, तो दिक्कत क्या होती है कि उनके ऊपर ऋण बढ़ जाता है, डेब्ट बढ़ जाता है। तो ये सब दोस्तों आप लोग सोशलिज्म में पढ़ेंगे। कैपिटलिस्ट में ये नहीं होता है। कैपिटलिस्ट में होती है मोस्ट कॉम्पिटिशन, जिससे कॉस्ट कम होती है, वेल्थ बढ़ती है, इन्वेस्टमेंट बढ़ता है, जीडीपी बढ़ती है, कंज्यूमर के पास बहुत सारी चॉइस होती हैं, उसके पास बहुत सारे गुड्स एंड सर्विसेज होते हैं, बहुत किसी भी दुकान पे जाके वो ले सकता है। फ्रीडम होती है, यहाँ पर इनोवेशन को यहाँ पे मौका दिया जाता है, कोई रिजर्वेशन नहीं होता है। ठीक है, और यहाँ पे हर समय कंपटीशन रहता है, और सिर्फ हर इंसान अपने बारे में सोचता है, और खूब जितना मेहनत करोगे उस हिसाब से आपको वहाँ पे प्रॉफिट आपको मिलेगा, और आपका वहाँ पर वेल्थ क्रिएशन होगा। क्रिटिसिज्म क्या होता है भाई? जिसके पास पैसा नहीं है, वेल्थ नहीं है, वो यहाँ पर मर जाएगा। आप लोग समझ लो, इतनी दिक्कत है। जैसे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में जिसके पास पैसा नहीं है, जो यहाँ पर वीक है,
क्योंकि हो सकता है वेरियस फैक्टर्स रहते हैं, तो भाई वो यहाँ पर उसके लिए कोई भी गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं होता है और फिर उसके बाद उसको काफ़ी प्रॉब्लम होती है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में। जो लेबर होता है उसको कम पैसे में काम करने के लिए कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर अगर कोई अनस्किल्ड लेबर है, पढ़ा लिखा नहीं है, और जॉब्स यहाँ पर मान लीजिए सारी कंप्यूटर वाली हैं, स्किल्ड जॉब्स हैं, तो जो भाई अनस्किल्ड लेबर होगा उसको कहीं किसी भी दुकान में, किसी भी कंपनी में बहुत सस्ते, बहुत कम वेज में काम करना पड़ेगा और उसकी मदद करने वाला कोई नहीं होगा। सोशल इनजस्टिस होती है भाई, क्योंकि यहाँ पर छोटी छोटी चीज़ें, इवन चावल भी अगर मान लीजिए जो बेसिक नेसेसिटी है वो कंपनी वाले अपने ब्रांड के नाम से बेचते हैं, उसमें उतना ज़्यादा प्रॉफिट लेते हैं और वो जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है जीने के लिए वो भी बहुत ज़्यादा महंगी हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो सर्विसेज हैं, जो एसेंशियल सर्विसेज हैं, वो भी पुअर पॉपुलेशन के लिए अनअफोर्डेबल हो जाती है। इंस्टेबिलिटी होती है। ठीक है, तो भाई देखो बहुत सारे यहाँ पे फाइनेंशियल क्राइसिस आई, बहुत सारे यहाँ पे दिक्कतें आती रहती हैं, क्योंकि यहाँ पर सब लोग अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए करते हैं, प्रॉफिट कमाने के लिए करते हैं। यहाँ पर क्या होता है कि समाज के बारे में कोई नहीं सोचता है, सबके सब बस अपनी जेबें भरने में लगे रहते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों ये प्रॉब्लम होती है कि इंस्टेबिलिटी बहुत होती है, अनएम्प्लॉयमेंट कभी बहुत ज़्यादा हो जाता है, कभी बहुत कम हो जाता है, कोई कंट्रोल करने वाला नहीं है। अगर टोटली अगर आपका मान लीजिए कि आप लोग कम, जैसे आप इंडिया है, अब भाई इसमें देखिए 87 का $1 87 रुपीज़ का है। अगर यहाँ पे गवर्नमेंट कंट्रोल ना करे, अगर गवर्नमेंट बहुत सारे स्टेप्स ना ले, जैसे डॉलर को बेच के, अभी क्या हुआ 88 पे या 89 पे होने वाला था हम लोग का जो रुपी था $1 का, तो गवर्नमेंट ने डॉलर बेच दिए। डॉलर बेचने से क्या हुआ कि जो डॉलर बेचे और इंडियन रुपया लिया, तो जिससे क्या हुआ कि इंडियन रुपये की डिमांड बढ़ी, तो जो हम लोग का जो वो रेशियो था वो कम हो गया। वरना अभी गवर्नमेंट अगर नहीं करती तो हम लोग का आज जो वो रेशियो होता दोस्तों $1 का, वो 90 तक पहुंच जाता और इससे चीज़ें और महंगी हो जाती। ठीक है, तो गवर्नमेंट होती है ऐसे समय पे जो फॉरेन रिजर्व है, अनएम्प्लॉयमेंट है, महंगाई है, इन सबको कंट्रोल करती है, और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में ये सब चीज़ें कंट्रोल नहीं हो पाती हैं। ठीक है, तो ये दोस्तों यहाँ प्रॉब्लम होती है। अब सोशलिज्म मैंने दोस्तों बता दिया, यहाँ पे गवर्नमेंट का रोल होता है, यहाँ पे मेन होता है वेलफेयर, यहाँ पे प्रॉफिट के लिए काम नहीं किया जाता है। कलेक्टिव ओनरशिप होती है, जो बैंक्स होती हैं, इंडस्ट्रीज़ होती हैं, उसमें मेजर पार्टनर गवर्नमेंट होती है। ठीक है, यहाँ पर वेलफेयर का काम किया जाता है। अगर कोई गरीब है तो उसको भी यहाँ पे ध्यान में रखा जाता है, उसको जो बेसिक मिनिमम नीड्स हैं वो प्रोवाइड तो ज़रूर की जाती हैं। ठीक है, मेरिट्स क्या होती हैं, इनइक्वालिटी घटाती है। जो दोस्तों यहाँ पे डीमेरिट्स थी कैपिटलिज्म की, वो यहाँ पे मेरिट है, और जो वहाँ पे मेरिट थी वो यहाँ पे डीमेरिट है। ठीक है दोस्तों, तो सोशलिज्म कैपिटलिज्म आप समझ गए होंगे। ये दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पूरा डिफरेंस है सोशलिज्म कैपिटलिज्म में। तो ओनरशिप यहाँ पे कैपिटलिज्म में प्राइवेट इंडिविजुअल के पास होती है, सोशलिज्म में गवर्नमेंट के पास होती है, और कैपिटलिज्म में प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता है मेन मोटिव बिजनेस का, और यहाँ पे वेलफेयर होता है। सोशलिज्म में मार्केट में रोल होता है दोस्तों, जो मार्केट का रोल होता है वो डिमांड एंड सप्लाई पे चलता है मार्केट कैपिटलिज्म में, लेकिन यहाँ पर प्लान्ड तरीके से जो गवर्नमेंट होती है वो कंट्रोल करके मार्केट चलाती है। वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन कैपिटलिज्म में क्या है कि कोई बहुत अमीर है और कोई बहुत गरीब है, अनइक्वल है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, डिस्क्रिमिनेशन है। और सोशलिज्म में क्या है कि यहाँ पे थ्रू टैक्स और थ्रू वेरियस मेजर्स गवर्नमेंट है जो गरीबी है वो कम करने का काम करती रहती है। इंसेंटिव्स यहाँ पे कैपिटलिज्म में जो जितना मेहनत करेगा उसका उतना प्रॉफिट होगा, लेकिन जो यहाँ पर सोशलिज्म है वहाँ पे कंपटीशन, क्योंकि वहाँ पर गवर्नमेंट बहुत सारी चीज़ें कंट्रोल करती है, तो यहाँ पर इनोवेशन, हार्ड वर्क करने का लोगों का मन कम होता है, क्योंकि वो समझते हैं कि भाई यहाँ तो गवर्नमेंट कंट्रोल करे। वो पूरी तरीके से अपना जो एफिशिएंसी है, जो अपनी पावर है, वो यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं सोशलिज्म में। और कंज्यूमर चॉइस यहाँ पे कैपिटलिज्म में बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन यहाँ पर लिमिटेड चॉइस होती है गवर्नमेंट में। एफिशिएंसी यहाँ पर बहुत ज़्यादा होती है कैपिटलिज्म में, लेकिन ब्यूरोक्रेसी, जैसे आप लोग जानते हैं इंडिया में सोशलिज्म और कैपिटलिज्म दोनों हैं, तो लेकिन बहुत सारे यहाँ पे जो गवर्नमेंट प्लेसेस हैं वहाँ पर जो सरकारी नौकर बैठा है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे करप्शन करता है और बहुत स्लोली काम चलता है जो भी गवर्नमेंट प्लेसेस होती हैं। तो इससे क्या होता है, एफिशिएंसी बहुत कम होती है और टाइम ज़्यादा लगता है सोशलिज्म में। ठीक है, तो ये यहाँ पे डिफरेंस है, आप लोग लिख सकते हैं। 100% दोस्तों आपका एक क्वेश्चन इसमें से आएगा जरूर। दोस्तों एक क्वेश्चन यहाँ पे और है, आप लोग देख सकते हैं कि क्यों कंट्रीज मिक्स इकोनॉमिक सिस्टम को
प्योर कैपिटलिज्म और प्योर सोशलिज्म से ज़्यादा बेहतर मानती है। मिक्स्ड इकोनॉमी दोस्तों मतलब सोशलिज्म और कैपिटलिज्म दोनों चीज़ होना, ठीक है। जैसे इंडिया में इस समय मिक्स्ड इकोनॉमी है, तो यहाँ पे वैसे तो सब कुछ मार्केट के हिसाब से चलता है, डिमांड एंड सप्लाई पे ही चलता है, सारी चीज़ें कैपिटलिज्म की ही फॉलो होती हैं। लेकिन फॉर एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस, जब अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा हो जाता है, जब इन्फ्लेशन महंगाई बहुत ज़्यादा हो जाती है, जब डॉलर रुपी का जो रेशियो है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, तब गवर्नमेंट ऐसे एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस में चीज़ों को कंट्रोल करती है। तो सिंपल चीज़ है दोस्तों, इसीलिए यहाँ पर कैपिटलिज्म और प्योर सोशलिज्म, मतलब कि जिसमें कतई बिल्कुल प्योर कैपिटलिज्म हो और प्योर सोशलिज्म हो, उससे ज़्यादा बेहतर मानती है मिक्स्ड इकोनॉमी, ठीक है। तो यहीं पे दोस्तों बताया गया कि क्यों यहाँ पे एफिशिएंसी और इक्विटी, मतलब कि इक्विटी बराबरी, मतलब कि इक्वालिटी भी बराबर रखती है और एफिशिएंसी भी रखती है। गवर्नमेंट मतलब कि वेलफेयर भी करती है, और यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर भी होता है, तो वो इनोवेशन और इंडस्ट्रियल ग्रोथ भी करता है। तो मतलब दोनों चीज़ों के जो पॉजिटिव फैक्टर्स होते हैं वो यहाँ पर मिक्स्ड इकोनॉमी में होते हैं, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे लोग प्रीफर करते हैं, ठीक है। जैसे इंडिया में, यूके, यूएसए में यहाँ पर दोस्तों एग्जाम्पल दिए गए हैं, ठीक है, मिक्स्ड इकोनॉमी के। अब दोस्तों हम लोग यहाँ पढ़ेंगे कम्युनिज्म क्या होता है। कम्युनिज्म दोस्तों एक आइडियोलॉजी होती है, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है, जो कहती है कि एक क्लासलेस सोसाइटी होनी चाहिए, कोई ना गरीब हो, कोई ना अमीर हो, सब बराबर हो, ठीक है। स्टेटलेस सोसाइटी होनी चाहिए, कोई किसी के ऊपर नहीं है, कोई गवर्नमेंट नहीं है, कोई किसी का किंग नहीं है, कोई किसी का रूलर नहीं है, सब बराबर हैं, ठीक है। तो ये एक आइडियोलॉजी है। लेकिन कम्युनिज्म दोस्तों बहुत सारे देश में आया, जैसे रशिया में आया था और कई सारे जगहों पे आया, लेकिन वो टिक नहीं पाया क्योंकि बड़ा मुश्किल हो जाता है सब चीज़ों को कंट्रोल करना कम्युनिज्म में। तो कम्युनिज्म एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है जो कहती है कि क्लासलेस एंड स्टेटलेस सोसाइटी, नो गवर्नमेंट, नो रूलर, नो क्लास, नो रिच, नो पुअर, ठीक है। तो ये कम्युनिज्म होता है। इसमें दोस्तों जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन, जो भी चीज़ें होती हैं, रिसोर्सेज होते हैं, वो पूरी कम्युनिटी के होते हैं, ठीक है। उसमें कोई एक इंसान, उसमें कोई प्राइवेट ओनरशिप नहीं होती है कि भाई ये ज़मीन इस इंसान की है, ये ज़मीन इस इंसान की है, ऐसा नहीं है, सब बराबर हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों जो कार्ल मार्क्स हैं और एंजल्स, ये दोस्तों सोशलॉजिस्ट थे, इन्होंने कैसे बताया कि कम्युनिज्म जो है वो लास्ट स्टेज होता है प्रोडक्शन का। तो कहते हैं कि सबसे पहले यहाँ पर एक सोसाइटी थी, वो सोसाइटी बन के फिर दूसरी सोसाइटी आई, फिर उसके बाद तीसरी कैपिटलिस्ट सोसाइटी आई, फिर उसके बाद यहाँ पर सोशलिस्ट सोसाइटी आई, और लास्ट में कम्युनिज्म आई। तो उन्होंने बताया है कि कैसे एक सोसाइटी में लड़ाई होती है, स्ट्रगल होता है, फिर दूसरी सोसाइटी क्रिएट होती है, फिर तीसरी सोसाइटी क्रिएट होती है, और लास्ट में यहाँ पे कम्युनिज्म ही आता है। तो इनका ये कहने का मतलब था, देखिए यहाँ पे फीचर्स बताए गए हैं कम्युनिज्म के, कि ओनरशिप होती है किसी भी चीज़ की, वो कलेक्टिव होती है, ठीक है। कोई यहाँ पे प्राइवेट ओनरशिप नहीं होती, कोई क्लास, कोई रिच और पुअर नहीं होता, सब बराबर। सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग होती है, ठीक है, कि यहाँ पर जो भी चीज़ें हैं वो सेंट्रलाइज्ड होंगी, कि कोई यहाँ पर किसी एक इंसान की नहीं है, सबकी है, ठीक है। और यहाँ पर एवोल्यूशन ऑफ वेज, जो वेज है यहाँ पे एक्सप्लॉयटेशन नहीं होगा, वर्कर्स को एक्सप्लॉयट नहीं किया जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर इक्वालिटी पे फोकस होता है, कोई भी यहाँ पे अमीर गरीब नहीं होता है, कोई भी यहाँ पे वर्ना डिवाइड नहीं है कि यहाँ पे भाई ये क्षत्रिय हैं, ये ब्राह्मण हैं, ये शूद्र हैं, ये वैश्य हैं, कोई कास्ट सिस्टम नहीं, कोई कुछ नहीं, टोटल इक्वालिटी। ये सब इसके यहाँ पे कम्युनिज्म के फीचर होते हैं, ठीक है। एडवांटेजेस देख लीजिए, ये लिमिटेशंस हैं, ठीक है दोस्तों। तो मिक्स्ड इकोनॉमी दोस्तों हम लोग यहाँ पे पढ़ चुके थे। दोस्तों अब लोग पढ़ेंगे, क्वेश्चन है डिस्कस द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर का क्या रोल होता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, आर्थिक विकास में पब्लिक सेक्टर जो होता है उसका क्या रोल होता है। पब्लिक सेक्टर वो सेक्टर्स होते हैं जो गवर्नमेंट जिसको कंट्रोल करती है, ठीक है। तो जो नेशनली कंट्रोल होते हैं, कोई प्राइवेट इंडिविजुअल्स उनको कंट्रोल नहीं करता है। तो जो पब्लिक सेक्टर होते हैं वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करते हैं। जैसे जो पब्लिक सेक्टर, कौन सी चीज़ें पब्लिक सेक्टर के अंदर आएंगे जो गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, रोड्स, रेलवेज, पावर प्लांट्स, कम्युनिकेशन नेटवर्क्स। तो ये सब चीज़ें होती हैं गवर्नमेंट के हाथों में होती हैं। हालांकि दोस्तों इन चीज़ों को भी अब धीमे धीमे प्राइवेट जो कैपिटलिस्ट होते हैं वो अब आजकल इनको ओन करते हैं। लेकिन अभी भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे जो डिफेंस होता है सेक्टर है हम लोग का, रेलवेज़ है, रोड्स हैं, ये अभी भी दोस्तों गवर्नमेंट के हाथों में हैं। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करते हैं पब्लिक सेक्टर। और यहाँ पर डिफेंस और स्पेस इकोनॉमी, न्यूक्लियर एनर्जी, ये सब चीज़ें दोस्तों कंट्रोल करते हैं। तो स्ट्रेटेजी इंडस्ट्रीज़ होती हैं वो पब्लिक सेक्टर के अंदर होती हैं। जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होता है वो पब्लिक सेक्टर करता है। रीजनल ग्रोथ करता है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे मैंने बताया बिहार में जैसे क्या है कि कोई भी प्राइवेट ओनर वहाँ पे नहीं रखता है अपनी कंपनी, क्योंकि उसके हिसाब से वहाँ पर उस हिसाब की लेवल ऑफ स्किल्स नहीं है, वहाँ पे
कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तो वो सिर्फ अच्छी जगह पे जहाँ पे उसको प्रॉफिट ज़्यादा मिलेगा वहाँ जाएगा। लेकिन जो पब्लिक सेक्टर है दोस्तों, वो तब भी बैकवर्ड एरियाज़ में जाती हैं जहाँ पे जो भी बैकवर्ड एरियाज़ के लोग रह रहे हैं उनको वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट मिल पाए। तो पब्लिक सेक्टर दोस्तों यहाँ पर इनइक्वालिटी भी कम करती है, सोशल जस्टिस प्रोवाइड करती है। जैसे जो सरकारी अस्पताल होते हैं, सरकारी स्कूल होते हैं, वहाँ पे जो प्राइस होता है, जो फीस होती है वो काफ़ी कम होती है। तो ये सोशल जस्टिस प्रोवाइड करते हैं, मतलब जो इंपॉर्टेंट चीज़ें जैसे हेल्थ है, एजुकेशन है, ये सब चीज़ें सबके लिए हों, एजुकेशन सबको मिले, हेल्थ सबको मिले, हेल्थ सर्विसेज। तो ये सब चीज़ दोस्तों जो पब्लिक सेक्टर है वही प्रोवाइड करता है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जैसे मनरेगा जैसी स्कीम होती हैं तो ये पब्लिक सेक्टर ही प्रोवाइड करता है। और प्राइवेट सेक्टर को रेगुलेशन जैसे सेबी हो गया, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये सब दोस्तों जो प्राइवेट सेक्टर है कंट्रोल करते हैं। तो पब्लिक सेक्टर के दोस्तों ये सारे रोल्स होते हैं। और मैरिज दोस्तों आप लोग ये पढ़ सकते हैं कि वेलफेयर ओरिएंटेड होता है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए। और जो इंडस्ट्रीज़ बहुत रिस्की होती हैं, जो नेशनल लेवल पे होती हैं, उनको कंट्रोल करने में ये हेल्प करता है। ठीक है। डीमेरिट में दोस्तों आप लोग पब्लिक सेक्टर में ले सकते हैं कि यहाँ पे रेड टैपिज्म होता है, मतलब कि डिले बहुत लगता है, ब्यूरोक्रेसी बहुत ज़्यादा होती है, टाइम लगता है कोई भी चीज़ कराने में। आप लोग देखिए कहीं भी किसी भी सरकारी दफ्तर जाएंगे, ऑफिस जाएंगे, तो वहाँ पे बहुत स्लो काम चलता है। ठीक है। तो ये सब चीज़ें होती हैं। तो ये सब दोस्तों आप लोग एग्जाम्पल यहाँ पे लिख सकते हैं। प्राइवेट सेक्टर दोस्तों यहाँ पे सिंपल प्राइवेट सेक्टर में बताया गया है, जो प्राइवेट इंडिविजुअल्स यहाँ पे ओन करते हैं, जो कंट्रोल करते हैं, वो प्राइवेट सेक्टर हो गया, जिसमें गवर्नमेंट का जो रोल होता है वो कम होता है। और जो मेजर यहाँ पर ओनर होता है वो यहाँ पर प्राइवेट या कोई इंडिविजुअल होता है। ठीक है। तो ये भी दोस्तों यहाँ पर इसके सिग्निफिकेंस हैं, क्या इंपॉर्टेंस होती है, इकोनॉमिक ग्रोथ करता है, क्योंकि भाई सिंपल चीज़ है, जीडीपी बढ़ाने में काम करेगा, ये इन्वेस्टमेंट करते हैं ये लोग, और हार्ड वर्किंग होते हैं। ठीक है। एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करते हैं भाई। अगर प्राइवेट सेक्टर, अगर प्राइवेट कंपनी खुलेंगी आपकी कंट्री में, तो भाई सिंपल चीज़ है, आपको रोजगार भी मिलेगा। इनोवेशन करते हैं, कैपिटल फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है। ये सब चीज़ दोस्तों हैं। और बेटर क्वालिटी सर्विसेज, अगर आपको अच्छी सुविधा चाहिए तो बेटर हॉस्पिटल्स हैं, बढ़िया एजुकेशन चाहिए, क्वालिटी एजुकेशन चाहिए, तो जो प्राइवेट स्कूल्स, प्राइवेट हॉस्पिटल्स होते हैं वो वहाँ से आपको मिल सकता है। तो मतलब कि ये क्वालिटी में तो गवर्नमेंट सेक्टर के हिसाब से ज़्यादा अच्छे होते हैं। ये इंडिया के कंटेक्स्ट में बता रहा हूँ, लेकिन काफ़ी अदर कंट्रीज़ में जो गवर्नमेंट सेक्टर होता है वो भी किसी मामले में पीछे नहीं है। इंडिया में भी चीज़ें ठीक हो रही हैं, लेकिन अभी उतनी ठीक नहीं हैं अभी भी। ठीक है। देखिए दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये यहाँ पे डिफरेंस बताया गया है। तो पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट में जो मैंने बताया दोस्तों वही यहाँ पर बताया गया है कि ऑब्जेक्टिव पब्लिक सेक्टर क्या होता है, वेलफेयर होता है, सोशल जस्टिस होता है, प्राइवेट में प्रॉफिट कमाना होता है। और यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर इंडिविजुअल्स कंट्रोल करते हैं, पब्लिक सेक्टर गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। ठीक है। और जो भी रिस्क होता है, जो भी कंपनी का रिस्क होता है वो गवर्नमेंट में जाता है पब्लिक सेक्टर में, और प्राइवेट में जो इंसान उसका मेन ओनर होता है उसके पास जाता है। तो ये सब दोस्तों यहाँ पे एग्जांपल जो डिफरेंस है, ये क्वेश्चन आ सकता है, वो यहाँ पे लिखा है। ठीक है। इंडिया में दोस्तों कौन सा मॉडल सूट करता है, तो दोस्तों आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि मिक्स्ड इकोनॉमी सूट करती है, जिसमें दोनों प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर दोनों हों। ठीक है। तो अगर क्वेश्चन पूछता है कि इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में कौन सी इकोनॉमी बेस्ट है, तो आप लोग कहेंगे मिक्स्ड इकोनॉमी। ठीक है। और एग्जांपल बताएंगे कि ये इनइक्वालिटी भी कम करता है पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट में बताएंगे कि इनोवेशन करता है। तो ये सब चीज़ें दोस्तों आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट यूनिट है इंडस्ट्रियल पॉलिसी। कैसे इंडस्ट्रियल पॉलिसी का यहाँ पर जो डेवलपमेंट है, एवोल्यूशन हुआ, ये हम लोग पढ़ेंगे। कुछ मेजर इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ के फीचर्स पढ़ेंगे। ठीक है। तो चलिए दोस्तों यूनिट 3 हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला दोस्तों क्वेश्चन है कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी होता क्या है। ठीक है। इसका इंपॉर्टेंस क्या होता है, और इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बताओ कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी कैसे यहाँ पे इवॉल्व की है। तो ये दोस्तों क्वेश्चन आपका आ सकता है। तो यहाँ दोस्तों इंडस्ट्रियल पॉलिसी होता है जो रूल्स रेगुलेशंस होते हैं और जो डायरेक्शंस होते हैं जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है इंडस्ट्रीज़ को कंट्रोल करने में किसी भी कंट्री में। तो दोस्तों वो सब पॉलिसीज़ जो होती हैं वो इंडस्ट्रियल पॉलिसी कहलाती हैं। ओवरऑल गवर्नमेंट जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो बनाती है जो कंट्री की इंडस्ट्रीज़ को कंट्रोल करने के लिए, वो इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ होती हैं। और ये दोस्तों जो पॉलिसीज़ होती हैं ये पूरा रोड मैप है उस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट उस कंट्री का डिसाइड करती हैं। ठीक है। अब इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ इंडिया में इंपॉर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि इकोनॉमिक प्लानिंग ऑब्जेक्टिव, सिंस क्योंकि इंडिया ने हमेशा दोस्तों
प्लान्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट स्टार्ट किया। जैसे आप लोग जानते हैं फर्स्ट इकोनॉमिक डेवलपमेंट, फिर पूरा दोस्तों 12th ईयर प्लान तक हम लोग गए, फिर नीति आयोग आया। तो घुमा फिरा के दोस्तों हम लोगों ने प्लान्ड तरीके से इकोनॉमिक डेवलपमेंट स्टार्ट किया। अब हम लोग प्लान्ड किया तो इंडस्ट्रीज़ को भी प्लान तरीके से डेवलप करने का रोड मैप चाहिए। इसीलिए इंडिया के कंटेक्स्ट में इकोनॉमिक प्लानिंग फॉर इंडस्ट्रीज़ इंपॉर्टेंट हो जाता है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी का इंपॉर्टेंस यहाँ पे बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये दोस्तों पहली चीज़ तो ये हो गई कि इकोनॉमिक प्लानिंग एक ऑब्जेक्टिव था इंडिया का कि जो आर्थिक विकास है वो इंडिया का किया जाए, तो वो इंडस्ट्रियल पॉलिसी लाए बिना कंट्रोल करना असंभव तरीके से था। इसीलिए इंडस्ट्रियल पॉलिसी इंडिया में लाई गई। तो 1957 में आई थिंक फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी शायद आई थी। अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे बैलेंस्ड ग्रोथ। ठीक है, बैलेंस्ड ग्रोथ करने के लिए अब इंडस्ट्रीज़ अगर हम लोग उनको पूरा मोनोपोली दे दें कि भाई तुम्हें जो करना है करो, तो क्या होगा, इससे हम लोग का इन्वायरमेंट है उसमें सस्टेनेबिलिटी नहीं रह जाएगी, यहाँ पर पॉल्यूशन बढ़ेगा, काफ़ी सारे यहाँ पर नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज़ बढ़ेंगी। ठीक है, तो बैलेंस्ड ग्रोथ के लिए कि जो इंडस्ट्रीज़ हों वो सिर्फ ऐसी जगह पे ना लगाई जाएं जहाँ पर फ़ायदा ही फ़ायदा हो, वो ऐसी जगह भी खोली जाएं जो पिछड़े इलाके हों, जहाँ पे उन लोगों को रोज़गार मिल पाए। उस जहाँ पे भी इंडस्ट्री खोली जाए उसका वहाँ पे और भी वहाँ पे जो जॉब्स हैं वो क्रिएट हो पाए, जो नए बिजनेस हैं वहाँ पे आ पाएँ। तो बैलेंस्ड ग्रोथ और इकोनॉमिक आर्थिक विकास के लिए, और जो मोनोपोली कंट्रोल है, अगर यहाँ पर पूरी तरीके से कंट्रोल नहीं किया गया, इंडस्ट्रियल पॉलिसी नहीं लाई गई, तो भाई यहाँ पर गवर्नमेंट क्या है मतलब कि वो लोग मोनोपोली ले आ देंगे और वो जितना प्राइस सेट करेंगे इंडस्ट्री वाले, उस पर लोगों को चीज़ें खरीदनी पड़ेंगी। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, इंडस्ट्रियल पॉलिसी में लाइसेंसिंग का सिस्टम लाया गया कि भाई जिसके पास लाइसेंस होगा वही यहाँ पर इंडस्ट्री ओपन कर पाएगा। इंडस्ट्री पॉलिसी लाने का एक और रीज़न था एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन। ठीक है, अब यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन, अगर मान लीजिए कि ऐसी इंडस्ट्री अगर इंडिया में लाई जाती जिसमें सिर्फ मशीन्स का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होगा, मशीन्स की ज़रूरत ज़्यादा होती, तो भाई तुम बताओ कि जब इंडिया आज़ाद हुआ था तो कितने लोग पढ़े लिखे थे? बहुत कम लोगों की पढ़े लिखे संख्या थी, स्किल्ड लेबर काफ़ी कम था, अनस्किल्ड ज़्यादा था। अगर हम लोग यहाँ पे इंडस्ट्रियल पॉलिसी ना लाते और ऐसी इंडस्ट्रीज़ आती जो सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर, जो लोग को जिनको कंप्यूटर चलाने का ज्ञान है उन्हीं को नौकरी देती, तो जो मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन थी उसको कैसे यहाँ पर रोज़गार मिल पाता? तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए ऐसी इंडस्ट्रीज़ को प्लान किया गया। हम लोग के जब देश आज़ाद हुआ ऐसी इंडस्ट्रियल पॉलिसी लाई गई जिसमें ऐसी इंडस्ट्री जिसमें लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज है, जिसमें लेबर की इंपॉर्टेंस ज़्यादा है, वो ओपन करने का यहाँ पे प्लान लिया गया। इसीलिए दोस्तों यहाँ पर इंडस्ट्रियल पॉलिसी लाई गई इंडिया में, और सेल्फ रिलायंस। ठीक है, तो घुमा फिरा के यहाँ पर इंडस्ट्रियल पॉलिसी इंडिया में लाने का 5 मेन मोटिव था। एक तो आर्थिक विकास, बैलेंस्ड ग्रोथ, सारे रीजन्स में इंडस्ट्रीज लगाई जाए, लाइसेंसिंग लाई जाए, रोजगार मिले, और सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भरता लाई जाए। ठीक है, तो ये सब चीज़ दोस्तों थी जिसके लिए यहाँ पे इंडस्ट्रियल पॉलिसी इंडिया में लाई गई थी। ठीक है, और पब्लिक प्राइवेट ओनरशिप, ये तो हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी इसलिए लाई गई कि जो प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ हैं और जो पब्लिक इंडस्ट्रीज़ हैं वो दोनों मिल के साथ में काम करें। ठीक है, तो इसलिए दोस्तों यहाँ पर अब देखिए यहाँ पर आ गया आपका हिस्टोरिकल एवोल्यूशन। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने वहाँ पे मैंने बताया था 1957, बट 1948 में फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी यहाँ पर लाई गई थी जिसका नाम था IPR 1948। ठीक है, तो इसमें क्या था दोस्तों, सिंपल मैं बता दूँ, अगर आपसे पूछता है कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1948 बताइए, तो उसमें दोस्तों सबसे पहले आप लोग लिखेंगे दिस वाज द फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी आफ्टर इंडिपेंडेंस। ठीक है, पहला तो आपका पॉइंट ये हो गया कि ये पहली इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी, और इसमें जो इंडस्ट्रीज़ थी उनको 4 भागों में बांट दिया गया था। पहला स्ट्रैटेजिक इंडस्ट्रीज़, तो ये पूरी तरीके से गवर्नमेंट कंट्रोल करती। दूसरा जो पार्ट था उसको बांटा गया बेसिक इंडस्ट्रीज़, जो स्टेट मैनेज करेंगे, लेकिन प्राइवेट सेक्टर भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है, इनमें भाग ले सकता है इंडस्ट्रीज़ में। ठीक है, और फिर दोस्तों तीसरा पार्ट था इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रीज़। ठीक है, जहाँ पर प्राइवेट सेक्टर ज़्यादा पार्टिसिपेट कर सकता है। ठीक है, स्टेट का यहाँ पे कम होगा और प्राइवेट सेक्टर ज़्यादा अलाउड होगा। और एक थी दोस्तों रिमेनिंग इंडस्ट्रीज़, जो पूरी तरीके से प्राइवेट सेक्टर के लिए ओपन कर दी गई थी। तो स्ट्रैटेजिक इंडस्ट्रीज़ मतलब जो डिफेंस था, एटॉमिक एनर्जी था, टेलीकम्युनिकेशन था, जो नेशनल लेवल की इंडस्ट्रीज़ थी, ठीक है, उनको सारा सिर्फ गवर्नमेंट के अंदर में रख दिया गया। फिर बेसिक इंडस्ट्रीज़ आई, ऐसी इंडस्ट्री जो स्टेट के अंदर में ही थी, स्टेट ही कंट्रोल करता था, लेकिन कुछ वहाँ पर थोड़ा बहुत प्राइवेट भी आ सकता था। फिर वहाँ पे आई इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री जिसमें प्राइवेट ज़्यादा था और स्टेट कम था। और लास्ट पार्ट था इंडस्ट्रीज़ का
कैटेगरी थी इंडस्ट्री की जिसमें सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट के लिए खुली थी, ठीक है, तो प्राइवेट ही पार्टिसिपेट कर सकता था, ठीक है। और जो ये इंडस्ट्री थी इसने मिक्स्ड इकोनॉमी की पहली बार बात की गई थी और इसने मिक्स्ड इकोनॉमी का जो दरवाजे थे ओपन किए थे इंडिया में, ठीक है। फिर यहाँ पर हम लोग की दूसरी इंडस्ट्री आई IPR 1956, ठीक है। तो ये सेकंड जो आपका प्लान आया था, सेकंड 5 ईयर प्लान, तो उस समय दोस्तों लाई गई थी महालनोबिस मॉडल। यहाँ पे कहा था हैवी इंडस्ट्री से फोकस किया गया था, तो इसको दोस्तों कहा जाता था इस वाले एक्ट को इकोनॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इसको आर्थिक संविधान कहा गया था इंडिया का, ठीक है। और इसने फोकस किया था सोशलिस्ट पैटर्न में, ठीक है। तो इन्होंने सोशलिस्ट पैटर्न में ज़्यादा फोकस किया था इस वाले एक्ट में। और यहाँ पर जो इंडस्ट्रीज थी उनको 3 शेड्यूल्स में डिवाइड किया गया था। तो पहले शेड्यूल ए में 17 इंडस्ट्रीज रखी गई थी जो सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट कंट्रोल कर सकती थी। शेड्यूल बी में 12 इंडस्ट्री रखी गई थी जो कर तो स्टेट के अंडर में ही थी, मेन स्टेट ही करता था, गवर्नमेंट ही कंट्रोल करती थी, लेकिन प्राइवेट भी पार्टिसिपेट कर सकता था। और शेड्यूल सी में सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट कर सकते थे, ठीक है। तो पहले फर्स्ट वाले में 1948 IPR वाले एक्ट में 4 थी, IPR एक्ट 1956 में 3 हो गई। अब IPR 1977 में जब जनता गवर्नमेंट थी, ठीक है, तब उस समय स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ और विलेज इंडस्ट्रीज़ का यहाँ पर फोकस ज़्यादा किया गया, ठीक है। और इसमें डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल सेंटर्स बनाए गए, कॉन्सेप्ट लाया गया। और जो रूरल एंटरप्रेन्योरशिप थी, मतलब जो रूरल एरिया से जो नए बिजनेसमैन्स को यहाँ पर सपोर्ट दिया जाए, उस पर ज़्यादा फोकस किया गया था। और पब्लिक सेक्टर पर ज़्यादा फोकस किया गया था क्योंकि यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर होने की वजह से काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स यहाँ पे देखे गए थे गवर्नमेंट द्वारा, तो पब्लिक सेक्टर को यहाँ पे ज़्यादा फोकस रखा गया था, ठीक है। और फिर दोस्तों यहाँ पे जो हम लोग का नेक्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी वो 1980 में आई थी, जो कांग्रेस के गवर्नमेंट के टाइम पे आई थी। तो इसमें दोस्तों क्या हुआ था कि जो इंडस्ट्रीज थी उनको मॉडर्न करने का यहाँ पे इनिशिएटिव लिया गया था, ठीक है। नई वहाँ पे मशीन्स लाने का, नई टेक्नोलॉजी लाने का, जो पुरानी इंडस्ट्रीज़ थी उनको रिफॉर्म करने का, उनको इम्प्रूव करने का यहाँ पर काम किया गया था। और यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर, जैसे पहले वाले 1977 में यहाँ पे पब्लिक सेक्टर को ज़्यादा बढ़ाया गया था, यहाँ प्राइवेट सेक्टर को और फॉरेन टेक्नोलॉजी को ज़्यादा बढ़ाया गया था, ठीक है। और इसमें जो पब्लिक सेक्टर की कंपनीज थी, क्योंकि बहुत सारी पब्लिक सेक्टर कंपनीज थी तो वो लॉस में थी, तो उनको यहाँ पर इम्प्रूव करने का काम 1980 वाले एक्ट में किया गया था। फिर दोस्तों यहाँ पे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे लास्ट हम लोग की IPR थी, तो इसमें दोस्तों की LPG हुआ था, मतलब लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। मतलब यहाँ पे जो इंडस्ट्री, जो भी कंपनी, जो भी इंडस्ट्रीज़ थी जो लॉस मेकिंग थी, जो घाटे में थी, उनको यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर के लिए ओपन कर दिया गया कि भाई तुम लोग आओ, इसको खरीदो और इसको फिर से प्रॉफिटेबल बनाओ, ठीक है। तो इसको प्राइवेटाइजेशन कहते हैं। लिबरलाइजेशन का मतलब क्या था कि लाइसेंसिंग सिस्टम, जो बहुत सारी इंडस्ट्रीज मैंने बताया कि लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती थी, उसमें लाइसेंसिंग ख़त्म की गई। ग्लोबलाइजेशन, हम लोगों ने दूसरे देशों के साथ अपना जो रिसोर्स जो संबंध था वो वहाँ पर बढ़ाना स्टार्ट किया, ठीक है। तो क्योंकि पहले हम लोग के जो बॉर्डर्स थे वो ओपन नहीं थे, लेकिन 1991 के बाद जो हम लोग के बॉर्डर्स थे उनको ओपन कर दिया गया, ठीक है। तो ये सब दोस्तों आप लोग लिख सकते हैं। ऐसे करके 1948 से 1956, फिर 1976, 1980, 1991, ऐसे करके दोस्तों आप लोग सारा पूरा एवोल्यूशन ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। 100% दोस्तों आपका क्वेश्चन आएगा, हो सकता है कि शायद कोई एक एक्ट पूछा जाए, हो सकता है कि पूरा यहाँ पे हिस्टोरिकल एवोल्यूशन पूछा जाए। आप लोग दोस्तों ये लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यूनिट 3 का कि लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या थे इन न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो आई थी 1991 वाली जो पॉलिसी थी, उससे क्या क्या यहाँ पर इम्पैक्ट आए लॉन्ग टर्म में। तो सबसे पहली चीज़ तो इंडिया क्लोज इकोनॉमी थी 1991 से पहले, पूरी तरीके से ओपन नहीं थी, थोड़ी थोड़ी ओपन थी, पूरी तरीके से ओपन हो गई 1991 की जो IPR एक्ट आया था उसके बाद से। तो GDP जो थी दोस्तों वो बहुत ज़्यादा बढ़ी थी, मतलब बाहर, अब जब बॉर्डर्स ओपन हुए, बाहर के साथ हम लोगों ने ट्रेड करना स्टार्ट किया, तो हम लोग की GDP में जो ग्रोथ थी दोस्तों वो 6% से ऊपर चली गई थी। काफ़ी सारे लोग दोस्तों यहाँ पे पॉवर्टी से बाहर निकाला गया था, गरीबी से बाहर निकाला गया था। अब जो हम लोग के देश के लोग थे वो बाहर जाके काम कर सकते थे, जिससे पॉवर्टी कम हुई, अनएम्प्लॉयमेंट कम हुआ, महंगाई कम हुई, GDP परसेंटेज बढ़ा, बहुत यहाँ पे चीज़ें हुई। साथ ही में हम लोग का जो इंडिया था दोस्तों अब आगे चल के IT और सर्विस सेक्टर हब बन गया। इस समय दोस्तों मैं बता दूं सर्विस सेक्टर हमारा दुनिया में सबसे ज़्यादा पॉजिटिव और सबसे ज़्यादा
बेनिफिट वाला सेक्टर है। सबसे ज़्यादा दोस्तों यहाँ पर जो सर्विस सेक्टर में ही है हम लोग को फॉरेन रिजर्व मिलता है और हमेशा दोस्तों प्रॉफिटेबल रहते हैं हम लोग सर्विस सेक्टर में। जो इंडस्ट्रीज़ का पूरा स्ट्रक्चर था वो चेंज हो गया, ठीक है। पहले इंडस्ट्रीज़ दोस्तों हम लोग अलग टाइप के लगाते थे, अब जब से वो ओपन हुए हम लोग के 1991 में ग्लोबलाइजेशन हुआ तो नई टाइप्स की इंडस्ट्रीज़ आई, ठीक है। सोशल डायमेंशंस, यहाँ पे अर्बन मिडिल क्लास यहाँ पर क्रिएट हुआ। जैसे ही यहाँ पर हम लोग ने इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ लाई 1991 की तो मिडिल क्लास एक नया स्ट्रक्चरल चेंज हम लोग के सोसाइटी में आया, ठीक है। और जो इंडिया की पॉलिटिकल स्टैंडिंग थी ग्लोबल लेवल पे वो भी यहाँ पर बढ़ी, ठीक है। लेकिन इससे काफ़ी सारी दिक्कत भी हुई, जैसे अभी देख लीजिए आप लोग एग्जांपल ले सकते हैं कि ग्लोबलाइजेशन ओपन करने से क्या हुआ कि बहुत सारे वायरसेस हैं और बहुत सारे यहाँ पर क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, ये सब चीज़ें दोस्तों हैं जो काफ़ी बढ़ गई। तो ये आप लोग यहाँ पे एग्जांपल ले सकते हैं। ओवरऑल कह सकते हैं कि पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, इंडस्ट्रियली हर तरीके से यहाँ पर इंडिया का डेवलपमेंट हुआ 1991 के एक्ट के बाद, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे हम लोग का लास्ट क्वेश्चन है कि जो 1991 में जब एलपीजी पॉलिसी आई थी तो उससे कौन सारे प्रॉब्लम्स, चैलेंजेस कौन कौन से आए। तो सबसे पहला चैलेंज आया कि इनइक्वालिटी बढ़ गई, मतलब कि भाई कम तो हुई थी थोड़े समय तक की, लेकिन बाद में यहाँ पर फिर से यहाँ पर इनइक्वालिटी लोगों के बीच में, अमीर और गरीब के बीच में जो इनइक्वालिटी थी वो बढ़ गई, ठीक है। क्योंकि जो ग्रोथ थी वो अर्बन बायस्ड हो गई, मतलब कि जो सिर्फ शहर थे उन्हीं को ज़्यादातर उनको फ़ायदा पहुँचाया। जो रूरल एरियाज़ थी, जो गांव वाले इलाके थे, उनमें जो ग्रोथ थी वो नहीं हो पाई। तो जो अर्बन एरियाज़ थे वो अमीर हो गए और जो रूरल एरियाज़ थे वो पिछड़े रह गए। दूसरी यहाँ पे क्या चीज़ हुई, एग्रीकल्चर नेगलेक्ट। तो भाई जो भी यहाँ पर ग्लोबलाइजेशन हुआ, जो भी यहाँ पर हम लोग डेवलपमेंट हुआ, वो सारे इंडस्ट्रियल सेक्टर जो हम लोग का सेकेंडरी सेक्टर है और जो टर्शियरी सेक्टर है उसी में हुआ। एग्रीकल्चर सेक्टर में कोई डेवलपमेंट नहीं हो पाया, तो एग्रीकल्चर में छूट गए पीछे। एम्प्लॉयमेंट क्राइसिस, भाई अब ग्लोबलाइजेशन बढ़ा तो ग्लोबलाइजेशन से जो जो इंडस्ट्रीज़ थी बाहर की इंडिया में आई, लेकिन वो क्या हुआ, इंडिया में तो भाई अब स्किल्ड इतने थे नहीं, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया क्योंकि स्किल्ड एम्प्लॉयमेंट कम था और अनस्किल्ड एम्प्लॉयमेंट जो अनएम्प्लॉयमेंट था वो इंडिया में ज़्यादा था। तो भाई इसीलिए क्या हुआ, जिनके पास स्किल्स नहीं थी उनकी अनएम्प्लॉयमेंट काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई, ठीक है। कल्चरल वेस्टर्नाइजेशन, ठीक है। तो इंडियन ट्रेडिशन, जो इंडियन कल्चर है, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन ओपन हुआ उसकी वजह से क्या हुआ कि इंडियन जो कल्चर है उसको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम पहुंची। नॉन वेज देखिए ईटिंग बढ़ गया, यहाँ पे फास्ट फूड बढ़ गया और जो हम लोग के वियरिंग क्लोथिंग पैटर्न्स थे वो भी काफ़ी सारे चेंज हो गए, ठीक है। और हम लोग का दोस्तों जो हैवी रिलायंस, हम लोग ने काफ़ी ज़्यादा, हम लोग फॉरेन रिजर्व डॉलर पर डिपेंड रहने लगे, ठीक है। और इसकी वजह से दोस्तों जो हम लोग का रुपया था वो काफ़ी ज़्यादा गिर भी गया, ठीक है। तो ये सब चीज़ें दोस्तों एलपीजी पॉलिसी में हुई, आप लोग ये लिख सकते हैं। दोस्तों हम लोग का अब लास्ट यूनिट है रोल ऑफ गवर्नमेंट इन रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस। गवर्नमेंट का रोल क्या होता है किसी भी बिजनेस को डेवलप करने में और उसको रेगुलेट करने में। ये यूनिट 4 है दोस्तों। इसका पहला क्वेश्चन है हम लोग का, व्हाट इज़ द रोल ऑफ गवर्नमेंट इन रेगुलेशन ऑफ बिजनेस। बिजनेस को रेगुलेट करने में क्या यहाँ पे रोल होता है, जो मिक्स्ड इकोनॉमी लाइक इंडिया में क्या रोल है गवर्नमेंट का बिजनेस को कंट्रोल करने में, इसका एग्जांपल भी हम लोग बताने हैं। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले कुछ रीजंस दिए गए हैं कि रेगुलेशन इम्पॉर्टेंट है, जिससे जो हम लोग के यहाँ जो बिजनेसेस हैं वो कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ ना कर पाएँ। हम लोग का यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन भी कहता है कि हम लोग को मिनिमाइज़ करना है कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ। अमीर को अमीर और गरीब को गरीब नहीं बनाना है, उनके बीच में जो यहाँ पे डिफरेंस है उसको कम करना है। इसीलिए रेगुलेशंस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है गवर्नमेंट का करने के लिए, ठीक है। क्योंकि इंडिया में मिक्स्ड इकोनॉमी है तो यहाँ पर गवर्नमेंट रेगुलेशंस कर सकती है। अगर यहाँ पे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी सिर्फ होती तो हम लोग यहाँ पर नहीं कर पाते, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले तो यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ है, उसको करने के लिए, उसको रोकने के लिए यहाँ पर रेगुलेशंस लाना जरूरी है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन, कंज्यूमर को यहाँ पर जो मिलावट होती है, मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स हैं, जो होर्डिंग्स होती हैं, ब्लैक मार्केटिंग है, ब्लैक में चीज़ें बेचना, उनको कंट्रोल करने के लिए भी यहाँ पर रेगुलेशंस इंपॉर्टेंट थे। इन्वायरमेंटल सेफगार्ड्स, इन्वायरमेंट को सेव करने के लिए, क्योंकि इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन को कम करने के लिए रेगुलेशंस इंपॉर्टेंट हैं। और यहाँ पर लेबर वेलफेयर, क्योंकि इंडिया में जो अनस्किल्ड लेबर है वो काफ़ी ज़्यादा है, उसको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने के लिए भी जो रेगुलेशंस हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं,
ठीक है। तो ये सब दोस्तों यहाँ पर बताए गए हैं कि क्यों रीज़न, क्या इंपॉर्टेंस है, मतलब क्यों यहाँ पर रेगुलेशंस इंपॉर्टेंट हैं। तो वही बताया गया कि गवर्नमेंट का रोल क्या होता है बिजनेस को रेगुलेट करने में। तो यहाँ पे रोल बताया गया है कि मोनोपोली, कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ कम करना, कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करना, इन्वायरमेंट को सेव करना, लेबर का वेलफेयर करना और मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, मतलब गरीब अनएम्प्लॉयमेंट को कम करना मैंने बताया, और साथ ही में महंगाई जो बढ़ जाती है उसको भी कम करना, इंटरेस्ट रेट को भी कम रखना और बढ़ाना जब भी ज़रूरत पड़े। ठीक है। तो ये सब दोस्तों यहाँ पे गवर्नमेंट का रोल होता है बिजनेस को रेगुलेट करने में। दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस द रोल ऑफ गवर्नमेंट इन द डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस थ्रू इंडस्ट्रियल एंड इकोनॉमिक पॉलिसीज इन इंडिया। तो गवर्नमेंट का रोल क्या होता है कि बिज़नेस को डेवलप करने में। तो ये पहला तो होता है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। तो जो गवर्नमेंट होती है वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है बिज़नेस जिससे ग्रो करते हैं। अब अगर बिज़नेस दोस्तों अच्छी सड़कें नहीं देगी, जो गवर्नमेंट है हम लोग को अच्छी सड़कें नहीं देगी, तो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ेगा, ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएगा, तो बिज़नेस का काफ़ी सारा घाटा हो गया। तो यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए यहाँ पर गवर्नमेंट का रोल होता है। और फाइनेंशियल मतलब लोन्स प्रोवाइड करने के लिए स्टार्टअप्स जो नए होते हैं उनके लिए नई नई स्कीम्स, नए नए यहाँ पे ऑफर्स उनको देने के लिए, लोन सस्ता करने के लिए, कम इंटरेस्ट पे देने के लिए। तो ये सब यहाँ पर जो रोल है गवर्नमेंट का दोस्तों यहाँ पे आता है। पॉलिसीज़, नई नई पॉलिसीज़ जो स्टार्टअप्स को यहाँ पर मोटिवेट करें कि आप लोग बिज़नेस ओपन करिए। ठीक है। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ठीक है, एजुकेशन, स्किल्स, तो इन सबको बढ़ावा देने के लिए भी दोस्तों यहाँ पर जो गवर्नमेंट है उसका रोल होता है। ठीक है। फॉरेन ट्रेड को प्रमोट करने के लिए और रिसर्च एंड इनोवेशन में भी दोस्तों गवर्नमेंट का रोल होता है। दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है कि कैसे जो गवर्नमेंट है वो एज अ रेगुलेटर और एज अ डेवलपर कैसे यहाँ पे बिजनेस को अफेक्ट करती है। तो एज अ रेगुलेटर जब बिजनेस को कैसे यहाँ पे रेगुलेट करने के लिए यूज़ हो, मतलब कि गवर्नमेंट का काम होता है, तो थ्रू टैक्सेशन, मतलब टैक्सेशन, लेबर लॉज, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट्स, तो इन सब के थ्रू जो गवर्नमेंट है वो कंट्रोल करती है जो भी बिजनेसेस हैं। ठीक है। और डेवलप करने के लिए कैसे यहाँ पे गवर्नमेंट हेल्प करती है, सब्सिडीज़ प्रोवाइड करती है, इंसेंटिव्स प्रोवाइड करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करता है। तो एज अ डेवलपर भी यहाँ पे जो गवर्नमेंट है काम करती है बिजनेस का, और उनको कंट्रोल करने के लिए भी काम करती है। एग्जाम्पल दोस्तों आप लोग दे सकते हैं, गुड GST जैसे है, तो ये एज अ रेगुलेटर काम किया, और स्टार्टअप इंडिया जैसे कुछ इनिशिएटिव्स हैं एज डेवलपर यहाँ पे काम किया गवर्नमेंट ने। ठीक है। और दोनों साइड्स को बैलेंस करने के लिए। ठीक है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट का काम होता है। तो यहाँ पे दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर 4 है कि मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसीज़ जो गवर्नमेंट लाती है वो कैसे हेल्प करती है बिजनेस को डेवलप और रेगुलेट करने में। तो मॉनेटरी पॉलिसीज़ होती हैं जैसे महंगाई बढ़ गई। ठीक है। RBI जो होती है वो उस समय जो इंटरेस्ट रेट होती है लोन पे उसको कट कर देती है। ठीक है, सॉरी बढ़ा देती है, क्योंकि महंगाई होगी तो लोन जो होगा दोस्तों वो भी यहाँ पर उसको जैसे लोन अगर लोन ले रहे हैं ज़्यादा तो उसको जब इंटरेस्ट उस पर बढ़ा देंगे तो लोग लोन कम लेंगे, तो जिससे इन्फ्लेशन होगा वो कम होगा, लोगों के पास जो मनी होगी वो कम हो जाएगी। तो यहाँ पर रेगुलेशन करने के लिए जैसे बिज़नेस जब ज़्यादा दोस्तों जब जैसे नहीं होता है ज़्यादा मनी सप्लाई जब रेगुलेट होती है किसी भी मार्केट में, जब ज़्यादा लोग यहाँ पर खर्चा करते हैं तब उसको कम करने के लिए रेगुलेट करने के लिए यहाँ पर RBI का यूज़ किया जाता है, गवर्नमेंट यूज़ करती है। ठीक है, डेवलपमेंट में कैसे यूज़ करती है, अगर उसको जैसे RBI को डेवलपमेंट कराना है तब वो क्या होगी, इंटरेस्ट रेट कम कर देगी, लोन जो है वो सस्ता कर देगी, तो जो नए नए बिजनेस होंगे वो लोन लेके अपना नया बिजनेस स्टार्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो ऐसे जो होती है दोस्तों बिजनेस में हेल्प करती है, रेगुलेट भी करती है, और जब हेल्प करनी होती है तब ऐसे हेल्प कर देती है। तो हम लोगों ने अभी मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ी, अब फिस्कल पॉलिसी यहाँ पे टैक्सेस से रिलेटेड होती है फिस्कल पॉलिसीज़। तो जब यहाँ पर रेगुलेट करना होता है, जब हम लोग को बिज़नेस को कंट्रोल करना होता है तब उसको उस हिसाब से टैक्सेस वो बढ़ा देती है, और जब डेवलप करना होता है तब टैक्सेस को कम कर देती है। तो टैक्स सब्सिडी देती है, टैक्स में यहाँ पे रिबेट देती है। ठीक है, तो और जब यहाँ पर हम लोग को टैक्स की ज़रूरत होती है तब जो लग्जरी गुड्स है उन पर टैक्स बढ़ा देती है। तो यहाँ पे रेगुलेट भी करती है और यहाँ पे डेवलपमेंट का भी काम करती है गवर्नमेंट। दोस्तों एक चीज़ मैं बता दूं, जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है वो यहाँ पे सेंट्रल बैंक जो होती है इंडिया की RBI वो कंट्रोल करती है, और जो यहाँ पे फिस्कल पॉलिसी होती है वो गवर्नमेंट होती है वो यहाँ पर रेगुलेट करती है। ठीक है, तो दोस्तों आपसे अगर कोई यहाँ पे मॉनेटरी पॉलिसी पूछता है कि भाई व्हाट इज़ मॉनेटरी पॉलिसी, तो आप सिंपल ये चीज़ बता देंगे कि ये प्रोसेस होता है जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो मनी सप्लाई, जो पैसे का जो आदान प्रदान होता है उसको कंट्रोल करती है। ठीक है, और फिस्कल में भी ये जो टैक्सेस होते हैं, यहाँ पे देखिए नीचे अभी क्वेश्चन आएगा तो ये देखिए
मैं बताऊंगा अभी आपको। फिस्कल में भी ये मनी कंट्रोल करती है, लेकिन आरबीआई नहीं करती, उसमें गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, ठीक है। तो उसमें टैक्सेस का होता है, और इसमें जो क्रेडिट होता है, जो पैसा होता है जो बैंक से लिया जाता है, उसको कंट्रोल किया जाता है मॉनेटरी में, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे कुछ टूल्स होते हैं जिससे मॉनेटरी जो पॉलिसी में यूज़ किए जाते हैं। एक तो देखो रेपो रेट होता है। जब यहाँ पे इन्फ्लेशन बढ़ जाता है तो रेपो रेट को भी दोस्तों यहाँ पे बढ़ा दिया जाता है। जब इन्फ्लेशन कम, देखिए यहाँ पे लिखा है कि अगर यहाँ पे रेपो रेट है वो कब बढ़ाया जाता है, जब उसको महंगाई कम करनी होती है। तो जब आप महंगाई कम करोगे तो कैसे करोगे, रेपो रेट को बढ़ाकर। और अगर महंगाई आपको बढ़ानी है तो आपको रेपो रेट यहाँ पर कम करना पड़ेगा, ठीक है। रिवर्स रेपो रेट क्या होता है दोस्तों? रेपो रेट सिंपल ये होता है, आप लोग समझ लीजिए कि द रेट एट विच, उस रेट पे दोस्तों जब आरबीआई कोई सेंट्रल बैंक को लोन देती है, ठीक है, कि कुछ दिनों के लिए लोन दे दिया, तो आरबीआई जब सेंट्रल बैंक को लोन देगी तो आरबीआई जो है जब किसी बैंक को लोन, किसी भी बैंक को लोन दे सकती है। तो आरबीआई से कोई समझ लीजिए बैंक लोन लेने आई, तो आरबीआई ने क्या किया कि उसको लोन दिया और कम इंटरेस्ट रेट पे दिया। तो भाई वो बैंक ज़्यादा और लोन लेगी, भाई कम इंटरेस्ट रेट पे मिल रहा है तो ज़्यादा लोन ले लिया। तो उसके पास जो दोस्तों फिर बैंक के पास जो पैसा नया आया है, तो इसकी वजह से वो क्या होगी, जो लोन होगा उसका वो सस्ता कर देगी, जो खुद का लोन दे रही होगी लोगों को, और जो उसका इंटरेस्ट रेट होगी घटा देगी। तो क्या होगा इससे, तो रेपो रेट दोस्तों वहाँ पे उसने उस पर इंटरेस्ट रेट कम किया आरबीआई ने, तो यहाँ पर जो लोन है, जो सेंट्रल बैंक है, उसने भी यहाँ पर अपना लोन इंटरेस्ट रेट कम कर दिया। तो अगर वो कम करेगी इंटरेस्ट रेट तो ये भी इंटरेस्ट रेट कम कर देगी। तो यहाँ पर क्या होगा कि लोग ज़्यादा लोन लेने लगेंगे, लोग पास पैसा ज़्यादा हो जाएगा, जिससे इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। अब महंगाई कम करने के लिए सरकार क्या करेगी, रेपो रेट बढ़ा देगी, इंटरेस्ट रेट बढ़ा देगी। तो जो अब बैंक होगी जो उससे लोन लेने आएगी, उसके लिए वो लोन महंगा पड़ेगा तो वो और कम लेगी। तो इसकी वजह से क्या करेगी, अब वो जो लोन वो जो था, वो जो बैंक लेने आई थी लोन, वो अब जो लोन अपना खुद का देगी अपने कस्टमर्स को, वो उस पर इंटरेस्ट रेट बढ़ा देगी, क्योंकि भाई उसके पास पैसा कम है तो वो उस पर ज़्यादा ब्याज लेगी, ठीक है। तो ऐसे करके दोस्तों रेपो रेट कंट्रोल करती है। रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, इसमें आरबीआई लोन लेती है किसी बैंक से, ठीक है। रेपो रेट में आरबीआई देती है और यहाँ पे रिवर्स में आरबीआई लेती है। सीआरआर क्या होता है दोस्तों, कुछ यहाँ पे रिजर्व होता है जो आरबीआई के साथ हर बैंक को रखना पड़ता है। रिजर्व कुछ पैसा होता है जो रखना पड़ता है आरबीआई के साथ, तो वो दोस्तों बढ़ा सकती घटा सकती है। अगर बढ़ा देगी तो ज़्यादा पैसा रखना पड़ेगा, और अगर घटा देगी तो कम पैसा रखना पड़ेगा। अगर कम पैसा रखना पड़ेगा तो फिर वो लोन है जो वो वाली बैंक दे रही थी, वो उस पर इंटरेस्ट रेट कम कर देगा, क्योंकि उसका पैसा ज़्यादा बचेगा फिर उसके बाद, क्योंकि सीआरआर उसको कम देना पड़ रहा है। ऐसे दोस्तों एसएलआर भी होता है। बस एसएलआर क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर एसएलआर में बैंक दोस्तों कुछ पैसा अपना खुद अपने पास रख सकती है, ठीक है। और यहाँ पर कुछ पैसा दोस्तों वो है गोल्ड में और अलग अलग तरीके से यहाँ पर रख सकती है। दोनों यहाँ पे कैश रिजर्व हैं, मतलब कि वो भी सीआरआर भी बैंक आरबीआई में रखना पड़ता है, एसएलआर भी रखना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर एसएलआर बैंक भी रख सकती है जो भी है, ठीक है। तो ओपन मार्केट ऑपरेशन है, जैसे अगर उसको जो मान लीजिए कि उसको जैसे महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो वो मार्केट से क्या चाहेगी कि पैसा वो लेना चाहेगी, तो वो क्या करेगी, कोई भी सिक्योरिटी, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होती हैं, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, उसको वहाँ पर बेचेगी। तो लोग जब खरीदेंगे उसको, जैसे बॉन्ड बेच दिया कोई, ठीक है, बॉन्ड बेच दिया, तो जो बॉन्ड बेचा जब लोग खरीदेंगे उसको, तो जो पैसा मार्केट में होगा वो गवर्नमेंट जो सेंट्रल बैंक है उसके पास चला जाएगा, जिससे महंगाई कम हो जाएगी, ठीक है। तो बेचेगी महंगाई कम करने के लिए और खरीदेगी महंगाई बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो ये सब चीज़ें तो होती हैं। तो ये क्वांटिटेटिव मेजर्स होते हैं। क्वालिटेटिव मेजर्स में दोस्तों जैसे कोई ऐसी बात कह दी, कोई डायरेक्शन दे दिया, ठीक है, और यहाँ पर कोई लोन है दोस्तों उसको फिक्स कर दिया, कोटा बना दिया, तो ये सब चीज़ें क्वालिटेटिव टूल्स में आती हैं, जैसे क्रेडिट राशनिंग, मार्जिन रिक्वायरमेंट्स, डायरेक्ट एक्शन। तो ये सब दोस्तों यहाँ पर क्वालिटेटिव टूल्स होते हैं। तो ये दोस्तों मॉनेटरी टूल्स होते हैं, मतलब कि पैसा की सप्लाई कंट्रोल करने के लिए मार्केट में ये सारे टूल जो है वो आरबीआई यूज़ करती है, गवर्नमेंट का इसमें कोई रोल नहीं होता है। अब दोस्तों यहाँ पे फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट करती है, टैक्सेशन और बोरोइंग को कंट्रोल करती है। इसमें दोस्तों बहुत सारे यहाँ पे आप लोग डिफरेंस दे सकते हैं फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी में, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग यहाँ समझेंगे कि एक्जिम पॉलिसी और फेमा पॉलिसी क्या होती है, ठीक है। तो एक्जिम पॉलिसी दोस्तों थी एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी।
तो दोस्तों इसके अंदर सेट ऑफ गाइडलाइंस, रूल्स एंड रेगुलेशंस थे जो गवर्नमेंट बनाती थी। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जो गवर्नमेंट जो गुड्स एंड सर्विसेज का दूसरे देशों में होता था उसको कंट्रोल करने के लिए एक एग्जिम पॉलिसी बनाई गई थी, ठीक है। तो ये दोस्तों थी एग्जिम पॉलिसी। और ये इसने कैसे दोस्तों बिजनेस को अफेक्ट किया, इसने एक्सपोर्ट को प्रमोट किया, क्योंकि जो एग्जिम पॉलिसी थी इसने जो कस्टम ड्यूटी, जो एक्साइज ड्यूटी लगती थी उसको यहाँ पे रेगुलेट किया, कम किया। तो इससे जो बिजनेस थे वो और चीज़ें एक्सपोर्ट कर पा रहे थे कम प्राइस में, ठीक है। इंपोर्ट को बैलेंस किया, जो चीज़ इंपोर्ट कर रहे थे उस पर प्राइस ज़्यादा किया तो इंपोर्ट कम हुआ, तो देश में जो फॉरेन रिजर्व है उसको बचाया, ठीक है। तो बिजनेस को भी हेल्प हुई। फिर दोस्तों इकोनॉमिक ग्रोथ को बूस्ट किया, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो थे, फॉरेक्स रिजर्व जो थे वो इंडिया में बढ़ाया, ठीक है। जो यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, तो जो भी यहाँ पर एक्सपोर्ट वाले जो बिज़नेस थे उसमें एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ाई, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग के देश को ग्लोबल इकोनॉमी में जो इंटीग्रेट करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प किया, ठीक है। तो दोस्तों ये हम लोग की एग्जिम पॉलिसी थी। दोस्तों यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे दे सकते हैं। एक्सपोर्ट जैसे एग्जिम पॉलिसी में कुछ यहाँ पे फीचर्स थे जो अपनाए गए थे, जो यहाँ पे कुछ चीज़ें थी वो की गई थी। जैसे ड्यूटी ड्रॉबैक स्कीम थी, ये लाई गई थी। एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम थी, ये लाई गई थी। एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स स्कीम थी, ये लाई गई थी, ठीक है। इंपोर्ट को दोस्तों यहाँ पे रेगुलेट करने के लिए क्या किए गए थे, जो इंपोर्ट्स थे उनको इतने पार्ट में डिवाइड किया गया था, प्रोहिबिटेड, रेस्ट्रिक्टेड एंड फ्रीली इंपोर्टेबल। तो इन तीनों में अलग अलग टाइप की यहाँ पर जो टैक्स था वो लगता था। जो प्रोहिबिटेड आइटम्स थे उनको बैन किया गया, जो थोड़े सा आइटम्स जिनको एक रेस्ट्रिक्टेड तरीके से लाना है उनको यहाँ पे रेगुलेट किया गया, ठीक है। और इस तरीके से दोस्तों टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर्स लगाए गए इंपोर्ट पे। जो भी इंपोर्ट आ रहा है, जो भी यहाँ पर हम लोग की जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ हैं उनको अफेक्ट कर सकता है। कोई कंपनी आ रही है बाहर से तो उस पर लोन लगाया, ठीक है। कोई ऐसा प्रोडक्ट आ रहा है जो यहाँ पे इंडिया में बनने वाले प्रोडक्ट को यहाँ पे ख़राब कर रहा है, उस पर यहाँ पे टैक्स लगा दिया। तो ये सब कुछ मेजर्स थे जो एग्जिम पॉलिसी में अपनाए गए थे। स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स क्रिएट किए गए। तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स दोस्तों ऐसे कुछ जोन्स हैं जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के जो बिजनेस होते हैं वहाँ पे होते हैं, और वो एक ऐसी एरिया होती है जहाँ पे आपको टैक्स एग्जम्पशन मिलता है, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर मिलता है। तो जो बहुत सारे जो बाहर की कंपनीज थी तो उनको यहाँ पर एक सपोर्ट मिला कि भाई यहाँ पे आओ और आप लोग यहाँ पे बिज़नेस करो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का, आपको यहाँ पे टैक्स भी बहुत कम लगेगा और यहाँ पे बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा। तो ये एक तरीके से फॉरेन जो कंपनीज थी उनको लाने की एक तरीका था, ठीक है, कि आप लोग यहाँ पे आइए, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करिए इंडिया में आके और यहाँ पे बिजनेस करिए। तो और एक्सपोर्टर्स को यहाँ पे इंसेंटिव दिए गए, EOU बनाया गया, मार्केट एसेस इनिशिएटिव बनाया गया, ठीक है। तो ये सब चीज़ें दोस्तों थी तो जो एग्जिम पॉलिसी के अंदर लाई गई, जो बिज़नेस को काफ़ी ज़्यादा हेल्प किया। और ये दोस्तों आप लोग यहाँ पे एग्जिम पॉलिसी क्या थी, क्या यहाँ पे फीचर्स थे, ये लिख सकते हैं, ठीक है। दोस्तों फेमा पॉलिसी क्या थी? फेमा पॉलिसी सिंपल दोस्तों जो फॉरेन रिजर्व आ रहा है उसको कंट्रोल करने की पॉलिसी थी। तो यहाँ पे जो भी ट्रेड हो रहा है बीच में उसको कंट्रोल करने के लिए ये फेमा पॉलिसी लाई गई थी। अब यहाँ पर दोस्तों आप लोग एग्जांपल ले सकते हैं कि फेमा पॉलिसी आने से बिज़नेस करना आसान हो गया, बिज़नेस में बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी उसको ठीक किया गया। इससे ग्लोबल कंट्रीज़ थे उससे हम लोग के कनेक्शन ज़्यादा बढ़े, और यहाँ पर जो लीगल प्रॉब्लम्स थी, जो लीगल कॉम्प्लायंसेस थे और जो लॉज थे उनको यहाँ पर कम किया गया, और जो बिज़नेस है उसको करना आसान बनाया गया, ठीक है। तो फेमा पॉलिसी दोस्तों आप लोग ये लिख सकते हैं। अब दोस्तों फेमा पॉलिसी और फेरा पॉलिसी ये दोनों चीज़ें हैं दोस्तों। पहले फेरा पॉलिसी थी 1973 में आई, फिर उसको चेंज करके फेमा पॉलिसी कर दिया गया। तो यहाँ पे आप लोग दोस्तों यहाँ पे लिख सकते हैं कि क्या क्या डिफरेंस आया। तो सबसे पहले पेनाल्टी, फेरा पॉलिसी 1973 में आपको जेल हो सकती थी, लेकिन अब सिर्फ आपको सिर्फ पेनाल्टी देनी पड़ती है, वो भी पैसे के रूप में, ठीक है। और ये दोस्तों यहाँ पे सबसे मेन डिफरेंस तो यही था। और यहाँ पर दोस्तों कुछ और बहुत इंपॉर्टेंट थे जो डिफरेंस लाए गए थे फेरा और फेमा पॉलिसी में, ये आप लोग दोस्तों यहाँ पे पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो फेरा पॉलिसी का दोस्तों सबसे आप लोग एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये ले सकते हैं कि जो फेरा पॉलिसी 1973 में आई थी उसने डिस्करेज किया था फॉरेन इन्वेस्टमेंट को, कि भाई फॉरेन इन्वेस्टमेंट को कम करने के लिए एक पॉलिसी थी ये, ठीक है, कंट्रोल ज़्यादा करने के लिए। और फेमा पॉलिसी वो उसने बढ़ाने के लिए उसको लाई गई थी, ठीक है, कि जो फॉरेन हम लोग का जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट है, जो ट्रेड है, उसको बढ़ाने के लिए लाई गई थी। तो ये सबसे मेन डिफरेंस था, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे देख रहे हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, ग्लोबलाइजेशन कैसे अफेक्ट किया इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट को, ठीक है। तो ग्लोबलाइजेशन क्या है? जब मार्केट खुली, बॉर्डर खुले, दूसरे कंट्रीज से जब हम लोग ट्रेड करते हैं उसको ग्लोबलाइजेशन कहते हैं।
और इससे क्या हुआ कि हम लोग की जो मार्केट थी, अब हम लोग का जो प्रोडक्ट था वो हम लोग दूसरे कंट्रीज़ के मार्केट में बेच सकते थे। इससे दोस्तों कंपटीशन बढ़ा, ठीक है, इससे कंपटीशन बढ़ा, कंपटीशन बढ़ने से प्राइस और कम हुई, टेक्नोलॉजी एक कंट्री से दूसरे कंट्री में नई नई टेक्नोलॉजी पहुंच पाई, आउटसोर्सिंग मतलब कि जो बहुत सारी कंपनी थी वो आउटसोर्सिंग करना स्टार्ट किया, और कल्चर दोस्तों दो कंट्रीज़ के बीच में चेंज होना स्टार्ट हुआ, सप्लाई चेन जो थी वो बिज़नेस की बढ़ी, ठीक है। तो जो जिस चीज़ में गवर्नमेंट, जैसे इंडिया में मान लीजिए कोई चीज़ की कमी थी, कोई एक किसी चीज़ की कमी थी, तो हम लोगों ने वो दूसरे कंट्री से खरीद कर वो चीज़ कमी पूरी की, ठीक है। टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र जैसे उसको हम लोग कहते हैं, कल्चर एक्सचेंज हुआ, डिफरेंट डिफरेंट कल्चर हम लोग, जैसे वेस्टर्नाइजेशन आया, फास्ट फूड आया, क्लोथिंग ब्रांड्स आई, तो ये सब दोस्तों जो कल्चरल चेंज हुआ, स्ट्रक्चरल चेंज हुआ, ये सब ग्लोबलाइजेशन दोस्तों यहाँ पर चीज़ें हुई, कॉम्पिटिशन यहाँ पे बढ़ा, जिससे और अनएम्प्लॉयमेंट भी कम हुआ क्योंकि दूसरे देश में जाके लोग काम करने लगे, ठीक है। तो दोस्तों ये सब आप लोग यहाँ पे ग्लोबलाइजेशन में एग्जांपल लिख सकते हैं। यहाँ पे बहुत एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है कि व्हाट इज द रोल ऑफ डब्ल्यूटीओ। डब्ल्यूटीओ क्या होता है दोस्तों? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन होता है। इसमें करंटली 164 मेंबर्स हैं, और दोस्तों ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन था, ये 1995 में आया था। GATT दोस्तों पहले इसको जाना जाता था नाम से, लेकिन फिर उसके बाद उसको रिप्लेस करके 1995 में मराकाश एक नाम की ट्रीटी हुई थी दोस्तों, उसके बाद ये WTO कर दिया गया था। WTO है दोस्तों जो इंटरनेशनल ट्रेड होता है एक कंट्री से दूसरे ट्रेड में, वो उसको कंट्रोल करता है। जो भी दोस्तों मेंबर कंट्रीज़ हैं वो उनके बीच, जो भी मेंबर्स इस वाले WTO की हैं कंट्रीज़, उन सबको दोस्तों उनके बीच में फेयर ट्रेड हो, सही ट्रेड हो, इक्वल ट्रेड हो, और उनके बीच में जो ग्रोथ है वो बढ़े, ठीक है। तो एक दोस्तों ये संगठन है जो 1995 में आया था। 164 कंट्रीज इस समय मेंबर हैं इसकी, ठीक है। तो यहाँ पे फंक्शंस दे सकते हैं यहाँ पे ट्रेड बढ़ाने के लिए, डिस्प्यूट, यहाँ पे जो भी डिस्प्यूट होते हैं एक कंट्री से दूसरी कंट्री के ट्रेड में, उसको कम करने के लिए, मॉनिटरिंग करने के लिए, ठीक है, और डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनकी हेल्प करने के लिए। जैसे कोई डेवलपिंग कंट्री है और डेवलप कंट्री है, डेवलप कंट्री भाई बहुत महंगे में कोई चीज़ बेच रही है और डेवलपिंग कंट्री बहुत सस्ते में सामान डेवलप कंट्रीज़ को प्रोवाइड कर रही है, तो उन सब के बीच में जो ये गलत चीज़ें हो रही हैं, जो इन चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए भी जो WTO है वो काम करता है। डेवलपिंग कंट्रीज़ को यहाँ पे सपोर्ट करने के लिए भी WTO बहुत सारे काम करता है, ठीक है दोस्तों यहाँ बताया गया है कि वर्ल्ड ट्रेड में 21वीं सेंचुरी में क्या क्या ट्रेंड्स अभी इस समय चल रहे हैं 21वीं सेंचुरी में वर्ल्ड ट्रेड में। तो सबसे पहला दोस्तों जो ट्रेंड इस समय चल रहा है 21वीं सेंचुरी में कि इमर्जिंग इकोनॉमीज बढ़ रही हैं, जैसे जो चाइना, इंडिया, ब्राज़ील, जो एक समय पे बहुत पिछड़ी कंट्रीज मानी जाती थी, वो उनका यहाँ पे राइज हुआ है 21वीं सेंचुरी में ट्रेड में। ग्लोबल वैल्यू चेन, यहाँ पे सिर्फ एक कंट्री में ही अब प्रोडक्शन नहीं होता, बल्कि डिफरेंट कंट्रीज़ यहाँ पर अब जो प्रोडक्ट्स हैं वो असेंबल करती है, मैन्युफैक्चर करने लगी हैं। तो ग्लोबल वैल्यू जो सप्लाई चेन है, जो मैन्युफैक्चरिंग है वो बढ़ी है। सर्विसेज दोस्तों ग्रोथ, जो सर्विसेज में पहले सर्विसेज बहुत कम थी, कुछ ही कंट्रीज़ में थी, अब सर्विसेज यहाँ पे ट्रेड उनका काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है, ठीक है। RTA रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट्स हुए हैं, मतलब पहले जो कंट्रीज़ थी बहुत सारी ट्रेड्स लगाया करती थी एक कंट्री से दूसरे कंट्री में, उन ट्रेड्स बैरियर कम हुए हैं, टैक्स कम हुआ है, और इससे क्या हुआ, प्रॉफिट बढ़ा है बिजनेसेस में। E-कॉमर्स का दोस्तों यहाँ पर बहुत ज़्यादा, और डिजिटल ट्रेड जो इंटरनेट पे ट्रेडिंग होती है उस पर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे शिफ्ट हुआ है, और ग्रीन ट्रेड पे यहाँ पे इसको ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है। जो सस्टेनेबल ट्रेड प्रैक्टिसेस हैं उनको यहाँ पर ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है, ठीक है दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का कि ये है कि प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स क्या थे WTO के। तो WTO के दोस्तों क्यों लाया गया था, आखिर इसका मेन मोटिव क्या था। तो दोस्तों ये भी मैं बता देता हूँ कि फ्री ट्रेड के लिए, कि कंट्रीज जो भी इसके मेंबर होंगी वो एक दूसरे के साथ फ्री ट्रेड करेंगी, और किसी भी कंट्री के साथ कोई भी यहाँ पर भेदभाव नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि डेवलपिंग कंट्रीज़ को महंगे में सामान दे रहे हैं, डेवलप्ड कंट्रीज़ को सस्ते में सामान दे रहे हैं, सारी कंट्रीज के साथ बराबर यहाँ पे होगा। और यहाँ पर यही दोस्तों यहाँ पे MFN नेशन था, ठीक है। तो मोस्ट फेवर्ड नेशन दोस्तों यही होता है कि सब जो भी कंट्रीज़ है एक दूसरे के साथ बराबर यहाँ पर ट्रेड करेंगी, ठीक है। जो सबके साथ कर रही है वही हर कंट्रीज, जैसे मान लीजिए कि इटली के साथ इंडिया ट्रेड कर रही है, उन्हीं टर्म्स में इंडिया US के साथ भी ट्रेड करेगी। अगर किसी के साथ कोई कंपनी, किसी भी कंट्री के साथ भेदभाव नहीं होगा, कोई टैक्स नहीं लगाया जाएगा एक्स्ट्रा, ठीक है। ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए, डिस्प्यूट सेटलमेंट के लिए, हेल्दी कंपटीशन हो, ठीक है। तो इन सब चीज़ों के लिए दोस्तों जो WTO है वो यहाँ पर लाया गया था। दोस्तों यहाँ पे एक क्वेश्चन और आप लोग पूछ सकते हैं कि जैसे यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है कि जो GATT था जो 1945 में आया था, और जो WTO था जो 1995 में आया था, वो क्यों आया था। तो GATT दोस्तों क्या था कि उसमें सर्विसेज इंक्लूड नहीं थी, तो सर्विसेज का यहाँ पर रेगुलेशन नहीं होता था, और जो यहाँ पर WTO था उसमें सर्विसेज इंक्लूड कर दी गई थी, ठीक है। तो ये बहुत एक मेजर डिफरेंस था जो आपको जानना चाहिए।
दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है कि हाउ WTO हेल्प्स डेवलपिंग कंट्रीज। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है कि WTO सपोर्ट कैसे करता है डेवलपिंग कंट्रीज़ को। तो दोस्तों यहाँ पे स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट एक यहाँ पे टर्म है जो WTO यहाँ पे यूज़ करता है, जो फ्लेक्सिबिलिटीज़ प्रोवाइड करता है डेवलपिंग नेशन को कि उनको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम देता है। जैसे WTO ने अगर कोई गाइडलाइन जारी की कि सारे कंट्रीज़ को ये करना है, तो WTO क्या होता है कि थोड़ा सा टाइम ज़्यादा देता है डेवलपिंग कंट्रीज़ को कि वो रूल्स को इम्प्लीमेंट करें। और यहाँ पर प्रिफरेंशियल एसेस देता है टू डेवलप कंट्रीज मार्केट। मतलब जैसे जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनको जो डेवलप कंट्रीज़ होती हैं उनकी जो मार्केट का एक्सेस है वो उसमें प्रिफर ज़्यादा किया जाता है, उनको एक्सेस प्रोवाइड किया जाता है और उनको काफ़ी सारी चीज़ों में एग्जाम्पशन प्रोवाइड किया जाता है। जैसे कोई अगर उनको जैसे अगर ट्रेड में कोई भी उनके साथ गलत हो रहा है, कोई भी टैक्स ज़्यादा ले रहा है, कोई ट्रेड में बैरियर है, तो उसमें भी हेल्प करता है कम करने में, ठीक है। और डेवलपिंग कंट्रीज़ में ये टेक्निकल असिस्टेंट भी प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो WTO जो है वो डेवलपिंग कंट्रीज़ को कोई भी प्रोडक्ट को या उससे रिलेटेड ट्रेड से रिलेटेड बहुत सारे यहाँ पे टेक्निकल असिस्टेंस भी प्रोवाइड करता है। और यहाँ पे जो WTO है इसमें दोस्तों एक और फ्रेमवर्क है GSP, ठीक है। तो ये जो कंट्रीज डेवलपिंग कंट्रीज होती है उनको ज़ीरो ड्यूटी पर जो गुड्स है वो डेवलप्ड कंट्रीज़ में प्रोवाइड करने का एक्सेस प्रोवाइड करता है। इंडिया के पास दोस्तों ये एक्सेस है क्योंकि इंडिया डेवलपिंग कंट्री है और यूएस को दोस्तों ये फॉलो करना पड़ता है। और यूएस के दोस्तों जो मार्केट है उसमें जो इंडियन है अपने प्रोडक्ट्स हैं वो विदाउट एनी टैरिफ दे सकते हैं, ठीक है। तो ये सब दोस्तों जो हैं वो यहाँ पे WTO काम करता है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन है कि WTO यहाँ पे जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, आपको पता करना है कि क्या चैलेंजेस फेस कर रहा है अपने ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए। ऑब्जेक्टिव जैसे फेयर ट्रेड, डेवलपिंग कंट्रीज़ का हेल्प, तो इसमें क्या क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले तो दोहा राउंड था। तो ये दोस्तों 2001 में स्टार्ट हुआ था कि इसमें ट्रेड बैरियर्स को रिड्यूस करना, एग्रीकल्चर को यहाँ पे बढ़ाना। तो इसमें दोस्तों ये करने में यहाँ पर नहीं चल पाया और इसमें ये फेल हुआ है, ठीक है। डिस्प्यूट सेटलमेंट, डिस्प्यूट दोस्तों जो यहाँ पे WTO की एपिलिएट बॉडी है, तो ये डिसफंक्शनल 2019 में डिसफंक्शनल हो गई क्योंकि यूएस ने दोस्तों जो यूएस था उसने ब्लॉक कर दिया था जजेस का अपॉइंटमेंट करना। तो मतलब घुमा फिरा के WTO की जो जब कोई बीच में प्रॉब्लम आ जाती है, कोई डिस्प्यूट हो जाता है किसी दो कंट्रीज़ में, तो उसको सॉल्व करने में ये नहीं कर पा रही है। तो डेवलप कंट्रीज़ की दोस्तों डोमिनेंस है। WTO ऐसा माना जाता है कि वेल्दियर नेशंस को फेवर करती है, ये भी उस पर एक काला धब्बा दोस्तों हम लोग कह सकते हैं लगा हुआ है। और प्रोटेक्शनिज्म मतलब कि दोस्तों US एंड चाइना जैसे और मेजर वन हमने बाईपास, मतलब कि बहुत सी जो बड़ी बड़ी कंट्री हैं, चाइना, अमेरिका, वो कभी कभी यहाँ पर जो WTO के रूल्स रेगुलेशंस होती हैं उनको नहीं मानती हैं, ठीक है। और ये अब लोग मानते हैं दोस्तों कि WTO आउटडेटेड है, अब इसका कोई भी यूज़ नहीं रह गया क्योंकि ये बड़ी कंट्रीज जैसे बताया US और चाइना इसकी बात ही नहीं मानती हैं। तो ये जो दूसरी कंट्रीज़ हैं वो भी इस तरीके से अब चीज़ों को मानना बंद कर रही हैं, WTO की एडवाइस मानना बंद कर रही हैं, ठीक है। और WTO जैसे अभी दोस्तों जैसे COVID-19 आया था, अभी ये भी देखा गया कि WTO फेल हो गई जो COVID-19 क्राइसिस थी उसको कंट्रोल करने में, ठीक है। तो दोस्तों ये सब चीज़ें थी कि बताया गया है कि जो WTO है वो डिस्प्यूट सेटलमेंट और ये जो है डोमिनेंस है यहाँ पे डेवलप्ड कंट्रीज़ की, और ये अब लोग इसकी बात नहीं मानते हैं, WTO के रूल्स फॉलो नहीं करते हैं। तो इन सब चीज़ों पे दोस्तों WTO सही नहीं उतर पा रही है और इसको आउटडेटेड कहा जा रहा है। दोस्तों तो यहाँ पे आप चैलेंजेस यहाँ पे WTO के ले सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगली वीडियो में दोस्तों हम लोग नेक्स्ट पेपर BBA BCom का डिस्कस करेंगे। आज दोस्तों आपको करना क्या है, वीडियो अगर आपने यहाँ तक देखी है तो वीडियो कर देना लाइक, चैनल कर देना सब्सक्राइब। मिलते हैं दोस्तों नई वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।